सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 10 ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग वी आर कवरिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम लोगों ने देख लिया था स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और मेजरली वी आर स्टडिंग द पेक्यूलियर नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो नए टॉपिक्स और देखे थे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, जिसे हम स्लाइडिंग एंगल भी कहते हैं, और उसके बेसिस पे वी हैव डन सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दैट। तो आज का जो लेक्चर है इट इज़ जस्ट बेसिस ऑन मल्टीपल केसेस के वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रिक्शन बिटवीन द कनेक्टेड बॉडीज, फ्रिक्शन वी आर गोइंग टू सी बिटवीन द स्टैक्ड ब्लॉक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है विच विल बी कवरिंग static and kinetic friction, how it is varying, how the static friction is varying. We'll study that peculiar nature through the connected bodies, or connected bodies which is we can say it is connected in a way like this. So it is moving with some force. So if there is a friction here, so how the static friction and the kinetic friction will work, where if these both the blocks are moving or not moving. So we'll see those cases, or we'll see the cases where the blocks are stacked like that. If the blocks are stacked, if there's a friction between them, so in that how our acceleration and the frictions varies. So ये चीज़ें आज हम देखते हैं, ठीक है। So these are the two major topics which we are going to cover. Theory ज़्यादा नहीं है, we'll understand the concept through the cases only, ठीक है। So let's move on. So पहला एक केस देखते हैं, इसके अंदर हमारा अच्छा कंसेप्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, so that we'll see. So let us now understand the case first, ठीक है। So इसके अंदर कह रहा है कि दो ब्लॉक रखे हैं मेरे, ठीक है, and the friction between A and the surface is 0.9 and B and the surface is 0.3 coefficient of friction, ठीक है। और मेरा दे रखा है ब्लॉक B के ऊपर एक ड्राइविंग फोर्स इधर लग रही है 100, और एक ब्लॉक A पे 120 न्यूटन की ड्राइविंग फोर्स इधर लग रही है। ब्लॉक A का मास 10 kg है, ब्लॉक B का मास 20 kg है। मेरे से पूछा गया है टेंशन बतानी है मेरे को, ठीक है। आई हैव टू टेल द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। सो टेंशन कब डेवलप होगी, जब मेरी ड्राइविंग फोर्स इधर की साइड में जो नेट फोर्स है दैट विल बी मोर देन माई फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तब उस केस में ही मेरी लगेगी ना। यहाँ पे अगर मेरा सपोज 120 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स है एंड स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑल्सो कम, और इट कैन इंक्रीज द वैल्यू अप टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। सो इन दैट केस जब तक वो लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुँच जाता उस तब तक इसमें टेंशन नहीं डेवलप होगी। द टेंशन विल नॉट डेवलप हेयर बिकॉज द फ्रिक्शन विल बी हेयर। और अगर ये वाला ब्लॉक इधर की साइड में इसकी टेंडेंसी है मूव करने की, तो फ्रिक्शन विल बी हेयर। सो जब तक ये ओवरकम नहीं कर जाती दोनों की ड्राइविंग फोर्स, वी कैन नॉट से the tension will come. So we'll see there will be a certain cases in this question. So we'll understand those cases, फिर we'll find out कि टेंशन कितनी आएगी, ठीक है। पहले हम ओवरऑल केस देखते हैं कि वेदर दिस ओवरऑल बॉडी विल बी मूविंग इट और नॉट, ठीक है। पहले हम देखते हैं इस पर टोटल ओवरऑल फ्रिक्शन कितना है, एंड विल सी कि व्हाट विल बी द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स ऑन दिस होल सिस्टम, ठीक है। ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स कितना है सिस्टम पे, 120 इधर है, 100 इधर है। सो वी कैन से इट इज़ मूविंग हेयर विद 20 न्यूटन, ठीक है। इट इज़ मूविंग हेयर विद 20 न्यूटन, बट वी हैव अ रेजिस्टेंस हेयर फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ का रेजिस्टेंस निकाला हमने निकाला, इसका हो जाएगा सिंपल मैक्सिमम। देखते हैं हम लोग ये कितना रेजिस्ट कर सकता है। इट इज़ रेजिस्टिंग लिमिटिंग इज 0.9 इंटू एम, इसका 10 इंटू जी, सो इट हैज़ कम 90 न्यूटन। और ये मैक्सिमम कितना रेजिस्ट कर सकता है, इट इज़ रेजिस्टिंग 60 न्यूटन। सो ओवरऑल अगर हम देखें कि हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है ओवरऑल दैट इज़ जस्ट 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड ओवरऑल रेजिस्टिंग फोर्स है हमारे ऊपर 150 न्यूटन, 90 की 60 की। सो ऑब्वियसली द ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है। सो फर्स्ट केस में पता लग गया द ब्लॉक इज़ नॉट मूविंग, सो देयर विल नॉट बी एनी motion in the block. Okay, so both the motion, so we can say it is a stationary, the block is at the rest. अब रेस्ट में भी दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। देयर कैन बी टू सिचुएशन के दोनों में वी हैव अ स्टैटिक फ्रिक्शन, वी हैव सीन द स्टैटिक फ्रिक्शन, वी हैव सीन स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखा था, एंड वी हैव सीन एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन इट कैन हैव, ठीक है। और स्टैटिक क्या है, उसके अंदर की कोई भी वैल्यू ले सकती है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन यू कैन कंसिडर इट लाइक अ बैंक which is, or the potential that it is having. So it is like a bank, suppose a bank can give you up to 100 rupees. तो एज पर द रिक्वायरमेंट ना स्टैटिक फ्रिक्शन उसमें से अप टू 100 रुपीज़ ले सकता है, ठीक है।
मतलब जस्ट इमेजिन दैट कि अप टू 100 रुपीज़ ले सकता है उसमें से फ्रॉम द बैंक, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, 100 तक मैक्सिमम है। सो एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट, अगर मेरी ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स मेरी 20 है तो इट विल टेक ओनली 20, ठीक है। इफ़ द नेट ड्राइविंग फोर्स इज़ 50 इट विल टेक ओनली 50, ठीक है, फ्रॉम द बैंक। और इफ़ द नेट ड्राइविंग फोर्स इज़ 120 then it will take the maximum limiting friction, and then it will be like it will convert it to the kinetic, then the coefficient of kinetic friction will come if the coefficient of kinetic friction has been separately given, or otherwise it will resist with this 100 only। और ठीक है, आपको 130 मिल जाए तब भी it will resist with 100 only, 170 मिल जाए तब भी it will resist with 100 only, ठीक है। सो इट इज़ लाइक अ बैंक, 100 से कम कम जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी देगा, और 100 से ज़्यादा जाके इट विल जस्ट गिव द 100, ठीक है। तो दैट इज़ लाइक अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज कि इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 100। सो नाउ विल सी, हमने देखा बोथ सिस्टम आर एट रेस्ट, ठीक है, कोई सिस्टम मूव नहीं कर रहा। सो वी कैन से देयर कैन बी टू केसेस इन दैट, ठीक है, बिकॉज सिस्टम इज नॉट मूव, वी कैन से कि फ्रिक्शन जो है दोनों केस पे स्टैटिक लग रहा है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं फ्रिक्शन बिटवीन वन एंड द ग्राउंड इज स्टैटिक एंड अदर वन एंड द ग्राउंड इज लिमिटिंग, ठीक है। सो ये कह सकते हैं कि एक के ऊपर जो उसकी 90 है तो 90 में से सपोज इट इज़ टेकिंग 50 एंड इट इज़, और एक है सपोज, सेकेंड केस ऐसे कह रहा है कि सपोज इट इज़ टेकिंग 50 और दूसरा 60 ले रहा है, ठीक है, पूरा लिमिटिंग ले रहा है, पूरा लिमिटिंग ले रहा है, या फिर ये 90 पूरा लेगा या ये 20 कुछ ऐसे कम ले लेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब अप टू 60 ले सकता है ना, तो ऐसे कुछ ले लेगा। सो सेकंड केस कह रहा है बिटवीन फ्रिक्शन बिटवीन वन एंड द ग्राउंड विल बी स्टैटिक एंड अदर वन इज लिमिटिंग। और पहले के केस में क्या कह रहा है कि पहला केस हम लोग स्टडी करेंगे, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज बोथ स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जितनी उसको ड्राइविंग फोर्स मिल रही है उतना ही वो उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है। तो हम देखते हैं चारों केसेस स्टडी करेंगे, ये केस स्टडी करेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस केस। और इसमें भी हम लोग दोनों केस स्टडी करेंगे कि ब्लॉक ए को पहले स्टैटिक बनाएंगे और ब्लॉक बी को पहले लिमिटिंग बनाएंगे, ठीक है, और फिर ब्लॉक बी को स्टैटिक बनाएंगे और ब्लॉक ए में लिमिटिंग लगाएंगे। तो ये चारों केसेस हम लोग स्टडी करेंगे और पांचवा केस ये स्टडी करेंगे। उसके बाद जाके ही हमें पता लगेगा कि वेदर देयर इज अ टेंशन। अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा होता, अगर दिस बोथ द सिस्टम विल बी मूविंग, द टेंशन विल बी ईजी टू फाइंड, बट इन दिस केस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, सो वी हैव टू सी कि हाउ मच टेंशन इज कमिंग इन। अगर यहाँ पे पूरी की पूरी मेरी इफ़ आई से कि इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रही है यहाँ पे, सपोज द ड्राइविंग फोर्स इज 100 हेयर and for instance suppose this is my thing and यहाँ पे मेरी सपोज 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस पर मेरी फ्रिक्शन लगा लो कि इस पर टोटल 30 की फ्रिक्शन आ रही है। सो इन दैट केस द टेंशन विल बी ज़ीरो, द टेंशन विल बी ज़ीरो इन दिस केस, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा 30 है एंड आई कैन से कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरी आ गई, सपोज इसका मैंने 50 न्यूटन यहाँ पे आ गई और लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे पूरी इसकी 30 आ गई, तो इन दैट केस ओनली द टेंशन विल कम। सो वी हैव टू स्टडी दोज केसेस इन विच द टेंशन विल कम बाय अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि ग्राउंड स्टैट वन ब्लॉक को स्टैटिक मान के अनदर ब्लॉक को लिमिटिंग मान के, देन वी विल स्विच ओवर द केस एंड विल अंडरस्टैंड द अदर वाइस वर्सा। नाउ लेट्स सी, पहला केस देखते हैं। जब हम देखते हैं इफ़ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ए एंड द सरफेस बी स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब कि इट विल टेक जस्ट द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। सपोज इस पे जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ 120, ठीक है, इस पे 120 ड्राइविंग फोर्स है। वी कैन से द सिस्टम इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, ओके, दैट इज़ द थिंग विच वी हैव सीन। सो इस पे ड्राइविंग फोर्स कितनी आ गई, 120, ठीक है। 120 मीन्स कि अगर फ्रिक्शन पूरी की पूरी स्टैटिक है, सो इट विल टेक वट एवर इज द ड्राइविंग वैल्यू, सो इट इज़ 120, आई कैन से 120। और इधर की साइड में ड्राइविंग फोर्स कितनी है, 100, एंड आई कैन से द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ इसकी 100, तो यहाँ पे कितनी हो गई, अगर ये इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैं कंसिडर कर रहा हूँ 100, और यहाँ पे भी फिर मेरे को फ्रिक्शन मैंने ले ली इसके इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू 100, बट दिस इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हेयर मेरी 90 है, हेयर 60 है। सो दिस केस विल नॉट बी पॉसिबल कि दोनों में जो फ्रिक्शन है, अगर यहाँ पे मेरी सपोज ड्राइविंग फोर्स मेरी होती 50, ठीक है, और यहाँ पे मेरी ड्राइविंग फोर्स होती 75, ठीक है, तो इन दैट केस ये दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाती। फिर यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन आती दैट इज़ 50 बिकॉज इट इज़ अंडर 60, और यहाँ पे भी मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाती 75, यहाँ पे भी मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाती 75। इन दैट केस ऑल्सो कैन से द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ज़ीरो, इन दैट केस टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ज़ीरो, ठीक है। अगर इस केस में मेरी ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा आ जाए और इस केस में लिमिटिंग आ जाए, तब टेंशन डेवलप होगी। विल सी दैट एग्जांपल, विल सी दैट, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एफ डी मेरा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मेरी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो
एफ ए के लिए 90 है और एफ बी के लिए 60 है, बट इफ़ आई अप्लाई दिस लॉजिक कि दोनों मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, सो इन दैट केस माई ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन ए पे आ रही है 120, फ्रिक्शन बी पे आ रही है 110, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज माई मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन दिस. सो नाउ विल अंडरस्टैंड द अदर केस कि हम एक को स्टैटिक बनाते हैं, एक को लिमिटिंग बनाते हैं. ठीक है, हमने बनाया एक को लिमिटिंग बनाया एक. ठीक है, ए को मैंने बनाया लिमिटिंग. ए का लिमिटिंग मतलब कि ए की पे फ्रिक्शन 90 लग रही है. ठीक है, बी पे स्टैटिक है. बी पे वी विल हैव टू फाइंड आउट कंसीडरिंग कि इस पर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है तो इस पर कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी नाउ. ठीक है, बिकॉज 120 इधर है और इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गई 90. तो अब इसके बाद 120 माइनस 90 कुछ ना कुछ तो बच रहा होगा, 30 बच रहा है. सो दैट 30 इज नथिंग बट द टेंशन ओनली. अब टेंशन इसमें डेवलप हो जाएगी. ठीक है, दैट टेंशन विल बी ट्रांसफर्ड हेयर एंड देन विल सी व्हाट विल बी द फ्रिक्शन हेयर. ठीक है, और वो फ्रिक्शन जो होगी दैट विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द स्टॉक ऑन द ब्लॉक बी. नाउ विल अंडरस्टैंड दैट. सो ए को मैंने लिमिटिंग बनाया. ए को लिमिटिंग का मतलब ए की पूरी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही है फ्रिक्शन की. ठीक है, वो उसने पूरा का पूरा 90 यूटिलाइज कर लिया. इधर 120 है तो 120 माइनस 90 इट इज़ 30. तो टेंशन मेरी आ गई 30. अब यही टेंशन मेरी बी पे लग रही होगी बिकॉज इट्स एन इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग. तो यहाँ पे भी टेंशन मेरी टी आ गई. अब यहाँ पे टेंशन 30 आ गई और यहाँ पे 100 है. सो इस पर फ्रिक्शन आ रही है. फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी 100 माइनस 30 इट इज़ 70. 100 माइनस 30 70. बट 70 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एफ की कितनी है लिमिटिंग वैल्यू इज 70 ओनली. ओ सॉरी 60. एफ की हमने देखी थी ना यहाँ पे 60 इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ बी. दिस इज एफ बी की 60 मैक्सिमम वैल्यू है. तो 70 फ्रिक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस केस इज़ अगेन नॉट पॉसिबल. सो नाउ विल सी अनदर केस कि एफ बी पे लिमिटिंग है. ठीक है, एफ बी पे लिमिटिंग है और ए पे विल फाइंड आउट इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन. तो एफ बी पे लिमिटिंग लगाते हैं. एफ बी पे लिमिटिंग लगाई मेरी मीन्स एफ बी पे पूरी की पूरी स्टैटिक फ्रिक्शन का यूटिलाइजेशन है 60 का. सो यहाँ पे 100 माइनस 60. ठीक है, और यहाँ पे टेंशन कितनी आ गई 40 न्यूटन. ठीक है, टेंशन आ गई मेरी 40 न्यूटन स्ट्रिंग में. अब यही टेंशन मेरी 40 न्यूटन इधर ट्रांसफर होगी. अब यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी आएगी 100 माइनस 40 80 न्यूटन. बट 80 इज़ अंडर योर 90 जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है मेरी ए की. सो आई कैन से कि नाउ द फ्रिक्शन हेयर इज 80, हेयर फ्रिक्शन इज 60 and the tension in the string is 40. So this is the scenario and we have got all the आंसर्स. ठीक है, सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. काफ़ी इंट्यूटिव है ये क्वेश्चन. इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है. सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. सो इट इज़ रियली गुड. सो अगेन फर्स्ट हमने कंसिडर किया केस. पहले हमने देखा कि पहले हमने चेक किया कि द होल सिस्टम इज़ मूविंग और नॉट. अगर ये सिस्टम मूव कर रहा है देन द टेंशन विल बी डिफरेंट वन. पहले हमने ये चेक करना है बिकॉज यहाँ पे अगर मूव कर रहा है सिस्टम, अगर इन दोनों की वैल्यू बहुत कम होती, इफ़ ऐसे इसकी वैल्यू 10 होती और इसकी वैल्यू 5 होती तो टोटल रजिस्टिंग कितनी आती है 15 और टोटल ड्राइविंग कितनी है मेरी 20. सो नाउ द टेंशन विल डेवलप इन दैट बिकॉज टेंशन विल डेवलप देन ओनली बोथ द सिस्टम्स आर मूविंग. बट नाउ अभी बोल रहा है कि मेरा सिस्टम तो मूव कर नहीं रहा, रेस्ट पे है. अब रेस्ट पे है दैट मीन्स कि हैव टू कंसिडर द सिनारियो कि दोनों में स्टैटिक फ्रिक्शन है या दोनों पूरी की पूरी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा फ्रिक्शन का. दोनों में जैसे एक की 90 एक की 60 है तो दोनों में कम यूटिलाइजेशन हो रहा है. दैट इज इक्वल टू एफ टी, उसकी ड्राइविंग फोर्स. बस हमने देखा ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा है दोनों की, तो दोनों स्टैटिक तो नहीं हो सकते. ठीक है, दोनों स्टैटिक नहीं हो सकते. एक लिमिटिंग होगा एक स्टैटिक होगा. तो हमने दोनों केस देखे. एक लिमिट किया पहले ए को, फिर पहले ए को लिमिट किया फिर बी को लिमिट किया. तो हमने जब ए को लिमिट किया तो वी हैव सीन कि बी के जो स्टैटिक की वैल्यू आ रही है दैट इज़ ग्रेटर देन जो एफ बी की लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज 60. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द केस. फिर हमने जब ये वाला केस देखा, जब बी को मैंने लिमिट किया दैट मीन्स बी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रिक्शन हो गया यहाँ पे 60 का. तो यहाँ पे मेरी टेंशन डेवलप हो गई 40 एंड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगी दैट इज़ कमिंग 80. ठीक है, सो दिस फ्रिक्शन इज अंडर एफ लिमिटिंग ऑफ ए. ठीक है, विच इज़ 90. ठीक है, विच इज़ अंडर दिस. सो वी कैन से दिस केस इज़ पॉसिबल. सो बी लिमिटिंग है, ए स्टैटिक है. सो बी पे जो फ्रिक्शन है एफ बी जो आ रही है मेरी दैट इज़ एफ लिमिटिंग पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 60. एफ ए जो आ रही है मेरी दैट इज़ एफ स्टैटिक दैट इज़ नथिंग बट माई 80 और जो टेंशन डेवलप हो रही है स्ट्रिंग में दैट इज़ 40. सो दैट इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट, सो नेक्स्ट वील मूव ऑन टू अनदर सिचुएशन. ठीक है, इस सिचुएशन में क्या कह रहा है ना वो, इस सिचुएशन में कह रहा है एक कन्वेयर बेल्ट है विच इज़ मूविंग एट अ वेलोसिटी v. ठीक है, इट इज़ अ कांस्टेंट, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v. देयर इज़ नो चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, इट विल कीप ऑन मूविंग विद वेलोसिटी v. ठीक
ठीक है, यहाँ से एक मैं मास को ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मास को ड्रॉप किया मैंने, और उसके बाद मास आके यहाँ पे रुकता है एंड इट विल स्टार्ट मूविंग विद दिस। तो मास के साथ क्या होगा, जब मास यहाँ पे मेरा ड्रॉप हुआ होगा और इसके बीच में मेरा फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है, ठीक है, म्यू है। अब जब मास जस्ट ड्रॉप हुआ होगा तो यहाँ पे जब मास ड्रॉप हुआ होगा तो ये इसका जो सरफेस है दैट इज़ मूविंग विद वी। तो रिलेटिव टू सरफेस जो है, रिलेटिव टू सरफेस है, अगर मैं ये सरफेस वी से मूव कर रहा हूँ और विद रिस्पेक्ट टू सरफेस अगर मैं मास को ऑब्जर्व करूँ, सो दैट मीन्स द मास विल बी ऑब्जर्विंग मूविंग इन दिस वेलोसिटी। अगर मैं इसको रेस्ट पे मान लूँ, रेस्ट पे मानने के लिए मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी पहले इधर डायरेक्शन में करी और सेम वेलोसिटी मेरे को कंपाउंड करनी पड़ेगी एम पे, ठीक है, एम पे सेम वेलोसिटी हो गई। सो दैट मीन्स एम इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन में मूव की टेंडेंसी है, तो दैट मीन्स अ फ्रिक्शन विल कम अपोजिट टू अपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ गई विच इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट इट, ठीक है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ गई, सो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में विच इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट द मोशन, एक्सेलरेट करेगा। तो इसकी जब ये ड्रॉप हुआ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। अब धीरे धीरे ये एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इज मूविंग इन, फ्रिक्शन इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग। अब जब ये एक्सेलरेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी इट विल रीच अप टू द वेलोसिटी व्हेन इट्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट। इस पोजीशन पे जाके इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन अब इन दोनों के बाद बीच में जाके रिलेटिव मोशन कितना हो गया, जीरो। जब दोनों की वेलोसिटी, इस केस में फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, तब द मास विल बी रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, मास विल अटेन दिस वेलोसिटी वी बी, ठीक है। अब उसके बाद जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। अब हमसे देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, पैकेट ऑफ मास ड्रॉप कर दिया, हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों आएगा, बिकॉज इनिशियली इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, इस पर एक्सेलरेशन आ गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, पहले फ्रिक्शन आया बिकॉज इट इज हैविंग अ रिलेटिव मोशन ऑफ गोइंग इन, रिलेटिव मोशन इसका इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, वेलोसिटी रिलेटिव इसका जो है, पहले जब ये ड्रॉप हो जाएगा इसका रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में दिखाएगा विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। अब तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन इस पे इधर आएगा, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन एक्सेलरेशन आएगा बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज करेगी, सो वेलोसिटी एक पॉइंट पे जाके इसकी बी के बराबर वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट पहुंच जाएगी, उस पोजीशन पे जाके फ्रिक्शन विल गेट जीरो, एक्सेलरेशन विल गेट जीरो एंड देन एट दैट पोजीशन इट विल गेट मूव along with the conveyor belt. So अब मेरे को उसका टाइम पीरियड निकालना है बस। So we have to find the acceleration because of friction कितनी acceleration आएगी and then we have to apply the kinematics equation. That is what we have to do. So now block falls, relative motion is in this direction with respect to belt, ठीक है, तो friction will be come in this direction. Friction आ गई and because of friction block will accelerate and therefore velocity of the block will increase till the relative motion will get zero. Once the relative motion will get zero, friction will get zero because friction always opposes the relative motion. अगर दोनों की velocity same हो गई there will not be any friction, तो दोनों की तो there will not be any acceleration on the block, ठीक है। Now we have to find out कि इस पे acceleration कितनी है which is going to make its velocity v. एक्सेलरेशन, इसको जो फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स कितनी है, एफ ओनली, ठीक है, एफ इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू इट्स एम ए, ठीक है, एफ इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू एम ए। सो यहाँ पे एफ जो फ्रिक्शन कितनी आएगी इस पर, म्यू इंटू एन, एन कितना इसका, कितना पुश कर रहा है अपने वेट के बराबर, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे देख लिया ना, फ्रिक्शन इस पर फॉरवर्ड आ गई, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन, और इसका जो एन कंपोनेंट आएगा दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू एम जी, सो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल हो गया, सो मेरा एक्सेलरेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज़ म्यू जी, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका म्यू जी, सो एक्सेलरेशन ऑफ मास आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ मेरे को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट। अब कन्वेयर बेल्ट मेरे को दे रखा है वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है, सो वी कैन से दिस इज जीरो, सो माई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to ground is nothing but acceleration of block with respect to conveyor belt, दोनों की acceleration same रहेगी, ठीक है। So that is what we have done it here in this, कि acceleration of block with respect to ground is nothing but acceleration of block with respect to conveyor belt plus acceleration of conveyor belt. Acceleration of conveyor belt is my zero, so the acceleration of block with respect to conveyor belt will be nothing but my mu g, जो कि मेरी acceleration with respect to ground है, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द काइनेमेटिक्स इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मेरा ऑब्जर्वर होगा उसको ये ब्लॉक कैसे दिखेगा, इट इज़
स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट करके इसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगी, ठीक है. सो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी वी. सो दैट इज व्हाट द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड विल सी. और इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा दैट इज नथिंग बट म्यू जी. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u इज माई जीरो, वी स्क्वायर इज दिस 2 इंटू म्यू जी इंटू एस. यहाँ से मेरी एस की वैल्यू आ गई मैक्सिमम, इट इज़ वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी. इतने डिस्टेंस के बाद इट विल गेट स्टॉप, ठीक है. अब सेकंड निकालना है मेरे को टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक इसकी रिलेटिव स्लाइडिंग होगी. रिलेटिव स्लाइडिंग का मतलब है जब उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वी ना पहुंच जाए, दैट इज इक्वल टू कन्वेयर बेल्ट, ठीक है. सो नाउ फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन मेरी ये है, टाइम पीरियड मेरा आ गया टी इज इक्वल टू वी बाई म्यू जी. सो इतने टाइम पीरियड के बाद जाके इसकी रिलेटिव स्लाइडिंग जीरो हो जाएगी, ठीक है. इट्स रिलेटिव स्लाइडिंग विल गेट जीरो. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है. यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना. अगेन आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. एवरीथिंग वी हैव टू पुट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. सो विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट अगर मैं बेल्ट पे बैठ लूँ तो सबसे पहले मेरे को इसको मूव करता हुआ कैसे दिखेगा. इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी, because now it is having the rest now with respect to this. So इसके रिस्पेक्ट में now it is will be moving with velocity v, ठीक है. इनिशियली v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड फाइनली इट विल गेट रेस्ट, फाइनली इट विल गेट जीरो, ठीक है. इनिशियली इट विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v एंड फाइनली इट विल गेट जीरो, ठीक है. सो वेलोसिटी v में मैं इस पर बैठ गया, ठीक है. इसकी ये है तो ब्लॉक विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, ठीक है. That we have compounded the velocity v है ना. So now we'll apply the same equation. This is minus v. So here we can say the final initial velocity is minus v. इसको इधर जाता हुआ दिखेगा ये जब ये ब्लॉक यहाँ पे बैठ जाएगा. तो इस पर इसको स्टेशनरी लाने के लिए मैंने इसको वेलोसिटी इधर लगाई और सेम वेलोसिटी मैं इस पर इधर कंपाउंड करूँगा. सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो मैग्नीट्यूड हो गया v हो गया, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है. सो इनिशियल मैग्नीट्यूड मेरा v हो गया. फाइनल जब फाइनल क्या होगा, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू दिस कन्वेयर बेल्ट, इट इज़ ऑल्सो हैविंग द वेलोसिटी v और कन्वेयर बेल्ट भी v से मूव कर रहा है. सो फाइनल विल बी जीरो. सो फाइनली इसको रेस्ट, जो ब्लॉक मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा होगा उसको ये रेस्ट पे दिखेगा फाइनली, ठीक है. सो फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई और एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट वी हैव फाइंड आउट, इट इज़ हेयर द सेम म्यू जी, ठीक है. वी पुट द वैल्यू म्यू जी और यहाँ पे अब वील अप्लाई द काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. यहाँ पे जो मेरा ये जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है, एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है. दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ए और एस विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, यू विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट एंड वी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट विल गेट जीरो. इनिशियली कितनी है मेरी मैग्नीट्यूड, इसका वी स्क्वायर 2 ए कितना है मेरा म्यू जी इंटू एस, ठीक है. and we just put the value of s, we just got the value of s the same v square by 2 mu g, because यहाँ पे acceleration is same in both the cases, that's why we are getting the distance same. अगर ये भी किसी acceleration से move कर रहा होता, okay, suppose we say if it's moving with some acceleration a1, so now in this case this acceleration will get changed. Acceleration with respect to ground will be different and acceleration with respect to belt will be different. So that case also I think it will come in our future lectures, in the next lecture or maybe next to next lecture. So we'll see that case also, right? अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इफ ए ब्लॉक मूव्स इन कॉन्टैक्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन. टू ब्लॉक्स आर मूविंग इन कॉन्टैक्ट. अभी हमने जो ब्लॉक्स का मूवमेंट देखा, दिस ब्लॉक इट इज़ कनेक्टेड ब्लॉक, ठीक है. हेयर ऑल्सो वी हैव सीन इट इज़ कनेक्टेड विद द कन्वेयर बेल्ट. नाउ वी आर सीइंग द कनेक्टेड मोशन व्हेन through the normal if they are connected, ठीक है. So that is what we are going to study here. So मेरे को दे रखा है inclined plane है, we are going to study this inclined plane. m2 है, m1 है और इन m2 के और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu2 है और m1 और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu1 है एंड इट इज़ कमिंग डाउन. और यहाँ पे जो थीटा मेरा है, दिस इज इंक्लिनेशन थीटा है मेरा ये, ठीक है. नाउ अगर मेरा ये tan इनवर्स जो मेरा म्यू है, mu1, if it's greater than my this theta, ठीक है, then it will not come down. So this theta has to be greater than this tan inverse mu, then only it will come down, okay, because angle of repose. चलो anyways, so we will work on our concept. So two cases will develop from here. One is both the block will move in same acceleration, that means their normal is not zero, ठीक है. नॉर्मल अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स एज अ सिस्टम मूव कर रहे हैं, तो जो इस पे ये नॉर्मल लगा रहा होगा वो इस पे नॉर्मल लग रही होगी, दैट इज नॉर्मल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो व्हेन बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, ठीक है. सेकंड केस आएगा व्हेन द ब्लॉक आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2, ठीक है. इन दैट केस एक तो केस आएगा
when they have a when n will get 0, so in that case also we can say they can move with same acceleration also, सेम एक्सेलरेशन जब n विल गेट 0 कि जस्ट दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं बट दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है. या फिर n की वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव आ जाए देन द बॉडी इज टोटली सेपरेटेड, ठीक है. n की वैल्यू टोटली सेपरेट कर गई है तो इन दैट केस तो डेफिनेटली दे विल बी मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन. तो हमारे को दोनों केस निकालने हैं. वील हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और जब दोनों साथ मूव कर रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन व्हेन दे आर मूविंग डिफरेंटली, और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, ठीक है. अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना हुआ, ठीक है. ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है. सो वी हैव टू जस्ट अप्लाई द न्यूटन्स इक्वेशन अलॉन्ग विद द फ्रिक्शन, ठीक है. सो डिफरेंट दोनों ब्लॉक को पहले हम एफ बनाते हैं. दोनों ब्लॉक का पहले हमने M1 का बनाया. M1 की नीचे जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन विल बी हेयर. ऊपर वाले से इसको नॉर्मल मिल रहा होगा और ग्राउंड से नॉर्मल इसको N1 आ रहा है, और ऊपर वाले से ब्लॉक से नॉर्मल इधर आ रहा है. इधर mg आ गया और mg का ये कंपोनेंट m1g साइन थीटा आ गया और m1g कॉस थीटा आ गया. यहाँ से मेरा ग्राउंड जो मेरा नॉर्मल होगा दिस नॉर्मल बिकॉज दे आर मूविंग का मतलब कि म्यू n1 होगा इसकी फ्रिक्शन, ठीक है. मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे बिकॉज इट इज़ मूविंग. सो यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू m1g साइन थीटा, ठीक है. बिकॉज फ्रिक्शन इज माई म्यू n1 व्हेन द ब्लॉक्स आर मूविंग इट विल टेक द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है. सो यहाँ पे म्यू n1 आ जाएगी. सेम वे सेकेंड ब्लॉक का देखते हैं. इट इज़ ऑल्सो मूविंग डाउन विद m2g साइन थीटा एक कंपोनेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन, और नॉर्मल इसको नीचे से मिल रहा होगा बिकॉज ऑफ मास m1, नॉर्मल ग्राउंड से आ रहा होगा, ठीक है. दैट इज़ n2. नाउ दिस ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग, सो वी कैन से दिस ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग. वी कैन से कि फ्रिक्शन जो यहाँ पे आ रहा होगा F2 दैट इज़ नथिंग बट म्यू n2, ठीक है. और ये n2 कितना है m2g cos थीटा. जब हम इस डायरेक्शन में we will see the because in this direction there is no motion, so we'll equate the forces in this direction, और इस डायरेक्शन में मोशन है. सो इस डायरेक्शन में मेरा मोशन है, सो विल अप्लाई कि दोनों अगर सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं तो विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ अकॉर्डिंगली, ठीक है. सो नाउ वी हैव सीन ब्लॉक 2 के लिए हमने fx में लगाई. तो fx में क्या है m2g साइन थीटा, ठीक है. इस डायरेक्शन में n इस डायरेक्शन में है मेरा, ये इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में. तो ये तीनों फोर्सेस का मेरा m2g साइन थीटा नीचे है माइनस n माइनस म्यू टू n2 क्यों आया, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाई है बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग. अगर ब्लॉक नहीं मूव कर रहा होता देन ओनली द स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम. ब्लॉक इज मूविंग. इफ योर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन, यू अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. अगर नहीं दे रखा तो यू अप्लाई द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है. म्यू टू n2 आ गया एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर m2a. अभी हम कंसिडर कर रहे हैं दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं. एफ वाई डायरेक्शन में क्या आ गया मेरा, इस डायरेक्शन में दिस n2 इज इक्वल टू m2g साइन थीटा. तो यहाँ से n2 की वैल्यू जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है. नाउ fx में अब सेकेंड ब्लॉक के लिए देखते हैं fx में. सो इट इज़ कमिंग डाउन विद m1g साइन थीटा. एक नॉर्मल इसको और पुश कर रहा है इधर से प्लस n, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मेरा म्यू n1 दैट इज इक्वल टू m1a, ठीक है. यहाँ से भी मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में देखा n1 दिस इज इक्वल टू m1g साइन कॉस थीटा. n1 की वैल्यू फिर मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दी n1 की. नाउ हैव n1 की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के डालूंगा. सो इट विल बी हैविंग m1g cos थीटा. सेम वे n2 की वैल्यू यहाँ से उठा के डालूंगा. नाउ हैव टू इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विद टू अननोन्स a एंड n, ठीक है. दो अननोन के साथ आ गए, दो इक्वेशन आ गई. आई रिजॉल्व दिस इक्वेशन. आई गॉट द वैल्यू ऑफ a एज दिस, ठीक है. दिस इज माई a वैल्यू एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ n एज दिस, ठीक है. आफ्टर रिजॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इसमें दो अननोन्स है मेरे a एंड n, दिस n, ये दो अननोन है, ठीक है. दीज टू आर अननोन. n2 और n1 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाल दी, ठीक है. n2 और n1 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाल दी. सो आई एम हैविंग टू अननोन, टू इक्वेशन. आई रिजॉल्व देम. a की वैल्यू मेरी ये आ गई एंड n की वैल्यू मेरी आ गई म्यू1 माइनस म्यू2 m1 m2 g cos थीटा डिवाइड बाय m1 m2, ठीक है. नाउ n को देखते हैं हम. यहाँ पे एक टर्म है विच कैन बी 0, विच कैन बी ग्रेटर देन 0, विच कैन बी लेस देन 0 बेस्ड ऑन दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड, ठीक है. अगर मेरी म्यू1 की वैल्यू म्यू2 है, ठीक है. अगर मेरी इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन इस पर ज़्यादा लगेगी तो इसका पुश कम होगा, ठीक है. ये स्लो मूव करेगा, ये फास्ट मूव करेगा. तो नॉर्मली इस केस में कभी मेरा नॉर्मल जीरो नहीं होगा, ठीक है. बिकॉज इट इज़ मूविंग विद मोर एक्सेलरेशन, इट इज़ कमिंग डाउन विद लेस एक्सेलरेशन बिकॉज फ्रिक्शन इज मोर इन दिस केस, फ्रिक्शन इज मोर इन दिस केस. So that's why it is moving slow, it is coming down. So in that case this block m2 block will always be pushing m1 block. So in that case
normal will never get 0, ठीक है. So when mu2 is greater than mu1 and normal will never get 0. Second case है जब mu2 will get equal to mu1, mu2 और mu1 same हो जाए, in that case my normal will get 0, but they will consider they will move with the same acceleration. We'll put the value of mu1 and mu2 equal, mu1 and mu2 को equal रख के, and we'll find out the acceleration. In that case they are moving with same acceleration अगर mu1 mu2 0 हो जाए. लेकिन but they are separated now because the normal is 0, so they are separated. Third case है when they are moving separately, totally separately. ये अपनी a1 से move कर रहा है, a1, और ये अपनी a2 से move कर रहा है. So in that case what will be the acceleration? So that is if mu2 will get, अगर ये mu2 will get, अगर इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है ऑब्वियसली इसको ड्रैग ज़्यादा मिलेगा. अगर इसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो ये स्लो मूव करेगा और ये फास्ट मूव करेगा, ये फास्ट मूव करेगा और ये स्लो कम डाउन होएगा. जब ये फास्ट ऑलरेडी आएगा तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है दैट विल गेट ब्रेक and there will be a relative separation between both of them. So now if mu2 is greater than mu1, n will get negative, block will get separated. Here also we have seen if mu2 is greater than mu1, block will get separated. Now acceleration क्या आएगी मेरी, a1 आएगा मेरा m1g sin theta, n1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस f1, ठीक है, एक ही आएगा, माइनस f1 मीन्स mu1 mg cos theta. So यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, g we take it out common, so acceleration आ गया मेरा g sin theta minus mu1 cos theta for a1. सेम वे a2 के लिए आ गया g sin theta minus mu2 cos theta for a2, ठीक है. ये दोनों मेरी एक्सेलेरेशंस आ गई, राइट, when they are separated, and this is my acceleration when they are moving together, right. So we'll move on. We'll see some situations on the concept we have studied. अब इसमें देखते हैं, हमारे को एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है मेरा पहले, ठीक है. दिस ब्लॉक इज ऑफ 10 kg और इसके बीच में मेरी फ्रिक्शन है, मेरे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1/√3 और इसके बीच में एंगल इज़ माई 60 डिग्री, ठीक है, एंगल इज़ माई 60 डिग्री. तो मेरे से यहाँ पे पूछा गया है मेरे को मिनिमम वैल्यू ऑफ m चाहिए सो दैट द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, ठीक है. मिनिमम वैल्यू ऑफ m चाहिए, द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, दैट मीन्स ब्लॉक इज़ जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है. अगर उसकी वैल्यू m की वैल्यू उससे कम हो गई देन द ब्लॉक विल स्लाइड, ठीक है. अगर उससे कम हो गई, सो मेरे को एक मिनिमम वैल्यू चाहिए मेरे को m की, कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे. m की वैल्यू के मिनिमम के लिए मतलब है कि अगर वैल्यू m की क्या है, m की वैल्यू अगर mg इधर है तो एक नॉर्मल इस पर इधर लग रहा होगा, जो m का क्या वेट आएगा ना इधर, और एक कंपोनेंट उसका इधर आएगा जो कि इसको पुश कर रहा होगा, बड़े वाले ब्लॉक को नीचे, जो इसको पुश कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज. फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसको अपोज करेगा. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि वो मिनिमम m कितना होना चाहिए कि वो इसको इतना पुश करे कि इसकी फ्रिक्शन इतनी बढ़ जाए, फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज अप टू दिस लेवल, सो इट विल नॉट कम डाउन, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज़ व्हाट द visualization in this question. So now we have to find out, we'll apply the equations to understand to find out the numerical value, ठीक है. So ये मेरे को 60 डिग्री दे रखा है, म्यू है मेरे पास, म्यू पहले देखते हैं हम लोग कि वेदर इट इज़ कमिंग डाउन और नॉट. सो वी कैन फाइंड इट विद द म्यू 10 म्यू, अगर मैं 10 म्यू करूँ इसको, इफ़ आई पुट इट इज़ कमिंग एट this is coming at 30 degree, ठीक है. तो it is coming at 30 degree and my angle of inclination 60. So angle of inclination is more than my angle of repose, then it will have the tendency to slide down, that we have studied in our concept of angle of repose. So इस ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे गिरने की, ठीक है, नीचे गिरेगा ये ब्लॉक. अब नीचे गिरने के लिए हमने क्या देखा, इसको रोकने के लिए, ठीक है, ये बस फ्रिक्शन मेरी यहाँ पे है, ये इन दोनों सरफेस के बीच में देयर इज़ नो फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन विल बी हियर, ठीक है. तो ये जो ब्लॉक आएगा, अगर मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया मैंने, इसका जो वेट आएगा ब्लॉक का, उसकी वजह से एक n कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो जाएगा. इस डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट इंक्रीज़ हो गया, दैट मीन्स दिस ब्लॉक विल बी पुशिंग मोर ऑन टू द ग्राउंड, ठीक है, पुशिंग मोर ऑन टू द ग्राउंड, ठीक है. ग्राउंड पे ज़्यादा पुश करेगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज़ गोइंग टू इंक्रीज. सो वो कितना m की वैल्यू डालूँ कि फ्रिक्शन इतनी इंक्रीज हो जाए कि जस्ट ये ड्रॉप ना करे, दैट इज़ व्हाट द मिनिमम थिंग वी हैव टू फाइंड आउट, दैट थिंग, ओके. सो लेट अस सी देयर FBD नाउ एंड टू फाइंड आउट द कंपोनेंट, ठीक है. सो हमने देखा इस वाले ब्लॉक का, यहाँ पे mg है, ठीक है, mg है, और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा आ गया. जो नीचे वाला ब्लॉक इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, सेम नॉर्मल इट इज़ पुटिंग इट ऑन दिस ब्लॉक, एंड दिस नॉर्मल इज़ नथिंग बट इट इज़ गोइंग टू एड अप हेयर in this normal. So because of this normal is only friction is going to get increased, ठीक है. Now this friction is what,
दिस फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से it is this we'll take this big block and we'll make the FED of it. इस पे m1g नीचे लग रहा होगा, इसका कंपोनेंट एक इधर, एक m1 इसका m का कंपोनेंट इधर आ गया, कैपिटल m का mg sin थीटा. एक नॉर्मल ग्राउंड से लग रहा होगा, इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव डाउन, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा एंड देयर इज अ नॉर्मल कमिंग इन फ्रॉम द अबव ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका नॉर्मल आ रहा होगा. अब नाउ विल अप्लाई द फोर्सेस. ठीक है, so इस डायरेक्शन में there is no motion, so we can say it is driving force is equal to friction only. ठीक है, that is we can say it is the static friction. now this friction will be lesser than the maximum limiting friction. ठीक है, और उसकी जो उसकी फाइनल वैल्यू, जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास दैट वी आर गोइंग टू सी. सो इसकी जो फ्रिक्शन है mg sin थीटा, दैट शुड बी लेसर देन the maximum limiting friction that we are having mu n1. so we just put this inequality. mg sin थीटा की वैल्यू मेरी आ गई और n1 की वैल्यू मैंने डाल दी. n1 मैंने यहाँ से निकाल दिया. n1 इज़ नथिंग बट माई n प्लस mg cos थीटा, n प्लस mg cos थीटा, और n की वैल्यू क्या थी मेरी यहाँ से mg cos थीटा. सो मेरा टोटल आ गया, ये टोटल नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड विल बी m प्लस mg cos थीटा. ठीक है, नॉर्मल n1 की वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी, म्यू m प्लस mg cos थीटा. ठीक है, नाउ जो mg sin थीटा है दैट शुड बी लेसर देन दिस टोटल मैक्सिमम फ्रिक्शन. सो इट इज़ माई लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो यहाँ से g कैंसिल हो गया मेरा, m की वैल्यू आ गई मेरी ms. आई जस्ट रीअरेंज दिस m, आई जस्ट ब्रिंग दिस m हेयर एंड रीअरेंज इट, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ ms ग्रेटर देन m greater than or equal to m tan theta divided by mu minus 1. that will be the value it is coming. so minimum value मेरी m की आ गई, this equate कर दिया मैंने, m is equal to m tan theta, that is the minimum value. अगर इससे कम होगा then this block will slide down. ठीक है, अगर इससे कम वैल्यू मेरी m की आ गई तो block will slide down. इससे ऊपर वैल्यू जितनी भी डाल दो the block will not slide down. ठीक है, so minimum वैल्यू हमने m की निकाल ली इसमें, right. so next we'll move on. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये भी इट्स आल्सो कनेक्टेड बॉडी एग्जांपल. सो हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर मेरा है एक रॉड है दैट इज़ कनेक्टेड ऑन दिस कार्ट. जो कार्ट है मेरी दैट इज़ मूविंग विथ एक्सेलरेशन a0 है, जिसकी 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक बीड है जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे इस रॉड पे कनेक्टेड है, और बीड और इस रॉड में जो फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.5 का फ्रिक्शन है. ठीक है, तो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ मास बीड इज़ हैविंग टेंडेंसी टू कम डाउन, इसकी कम डाउन की टेंडेंसी है, देन द फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड. ठीक है, सो अब हमें निकालना है कि बीड को मैंने छोड़ दिया. आई हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड व्हेन इट रीचेस अप टू द बॉटम. यहाँ पे पहुँचने का इसका टाइम पीरियड निकालना है मैंने. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट्स बिगिन. सो जो मेरा ये बीड है, सो if the cart is moving in this direction, so if we sit on the cart, you can observe that this bead will be having pseudo force in this direction, m into a naught. so with this way you can solve, or we can say if the ground observer is seeing, so he will also see this bead will also be moving with a naught velocity, a naught acceleration, which is the acceleration of this. ठीक है, सो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा होगा इसको ये भी ए नॉट से मूव करता हो दिखेगा. अगर आप ऑब्जर्वर यहाँ पे लगा दो तो इस पर एक स्यूडो फोर्स आ जाएगी एम ए नॉट इस डायरेक्शन में. सो एनीवे वी कैन सॉल्व. अगर आप इसको देखेंगे ग्राउंड ऑब्जर्वर के, तो इट विल बी मूविंग विद ए नॉट. ठीक है, सो विल सॉल्व इन द ग्राउंड ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, सो यहाँ पे मेरी बीड है, इसकी टेंडेंसी है एम जी बिकॉज फॉलिंग डाउन, तो इस पर फ्रिक्शन आ गई ऊपर. ठीक है, एक इस पर बिकॉज इट इज़ फॉलिंग डाउन, सो इस पर एक एक्सेलेरेशन ये मूव नीचे कर रहा होगा किसी एक्सेलेरेशन से, और दूसरी इसकी एक्सेलेरेशन जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिख रही होगी. सो इट विल बी कमिंग डाउन ऑल्सो विद सम एक्सेलेरेशन, और ये एक्सेलेरेशन मेरी आ गई बिकॉज इट इज़ ऑन द कार्ट. ठीक है, ऑन द कार्ट, बिकॉज वी नो ना एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सेलेरेशन ऑफ बीड, सॉरी एक्सेलेरेशन ऑफ बीड निकालनी है मेरे को. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नथिंग एक्सेलेरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट. ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितनी है, नीचे गिर रहा है ये, दैट इज़ ए जे, और एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट कितनी है प्लस, अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूँ एक्स और ये वाई ले लूँ. ठीक है, दिस इज़ माइनस, इफ दिस इज़ माई डायरेक्शन, सो दिस इज़ माइनस ए जे, और ये प्लस आ गया ए सी में ए नॉट. ठीक है, इस डायरेक्शन में ए नॉट आई. सो दिस विल बी माई एक्सेलेरेशन ऑफ द बीट. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. तो इस डायरेक्शन में ए नॉट है और इस डायरेक्शन में ए है.
ठीक है. सो ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये दिख रहा होगा, ठीक है. फॉर द ग्राउंड ऑब्जर्वर दीज टू एक्सेलरेशन विल बी देयर. सो नाउ एक इस पे अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो देयर विल बी नॉर्मल कमिंग फ्रॉम द रॉड ऑन दिस बीड in this direction. So because of this normal only we are having this a naught in this direction, ठीक है. This normal which is coming in from the rod. So now we'll equate, now we'll put the Newton's laws. So n in this direction unbalanced force है, that is generating this acceleration. So n is equal to ma. Second में देखते हैं this mg minus, because it is coming down here, so mg minus f mg minus, because it is coming down we can say f is my limiting friction. So mg minus mu n कितना है यहाँ पे, mu into n is equal to my ma. It is coming down with acceleration. So यहाँ पे n की वैल्यू उठा के मैंने ma नॉट डाल दी, n की वैल्यू यहाँ से ma नॉट डाल दी, and I just put mg minus mu ma नॉट is equal to ma. यहाँ से मैंने acceleration निकाल दिया. So acceleration I've got with how it is coming down, we have got 8 meter per second, ठीक है. We have got the this acceleration कि how it is coming down 8 meter per second. Now we have to find out कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना इसको टाइम लगेगा. We know sy is my 1, it is coming down with 8. Initially we'll apply this sy uyt plus half ayt square. As uy is my 0 initial because it is just dropping. ay मेरा इस डायरेक्शन में मैंने 8 निकाल ही लिया, ठीक है, और टी स्क्वायर निकालना है मेरे को. एंड जस्ट पुट द वैल्यू एस वाई की वैल्यू 1 8 एंड आई जस्ट पुट द वैल्यू एंड टाइम कम्स आउट टू बी हाफ सेकेंड, ठीक है. यहाँ से आई पुट द वैल्यू ऑफ ए वाई एट 8, ठीक है. 1/2 8 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज माई लेंथ. this the bead has to cover this 1 meter. With this time has come as half second, right? Now we'll see this another concept. So here यहाँ पे क्या है ना, मेरे को चेन दे रखी है ऐसे, ठीक है. इट इज़ काइंड ऑफ अ चेन विच इज़ लाइंग डाउन ऑन दिस टेबल, ठीक है. और यहाँ पे इट इज़ जस्ट इट इज़ जस्ट लाइंग डाउन के इसका जितना ये वेट है ना, इसने बस इसका वेट जस्ट इसने होल्ड करके रखा हुआ है. अगर इससे जरा सा भी पुश करेगा इट विल फॉल डाउन. सो इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैविंग. सो इसका जो मेरे को दे रखा है दैट इज़ के ये जो एक्स लेंथ है जो हैंग कर रही है दैट इज़ नीटा टाइम्स ऑफ एल, ठीक है. टोटल लेंथ एल है और इसका नीटा टाइम्स ऑफ एल जो है इसकी लेंथ हैंग कर रही है इसमें. तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि इस ग्राउंड और इसमें फ्रिक्शन है. दिस इज़ माई म्यू हेयर. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, ठीक है, इसका जितना भी वेट यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, बिकॉज जितना भी ये वाला जो वेट जो ऊपर टेबल पे रखा है, जो जितना ही पुश कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ दिस एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही है, बिकॉज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग. ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, इट इज़ जस्ट होल्डिंग दिस वेट, ठीक है. इसका जो ये वाला वेट है, वी कैन से अगर मास, टोटल मास m है, लेंथ ये l है, और इसका मैं x ले लूँ, इतना जो वेट है इसका, इट इज़ होल्डिंग बाय because of the friction between the ground and this mass, ठीक है. Because it is what the friction is doing. It is holding this weight. So we can equate it like this way, ठीक है. chain is on the verge of falling, so we can say l minus x part, this l minus x part, ठीक है. friction will be maximum, it is just holding this x part, ठीक है. now we'll consider it कि ये वाला मेरा मास हो गया m, ठीक है. m2 ये ले लिया मैंने, m2 इसका मास m2, और ये हो गया मास m1, और दे आर कनेक्टेड इट, ठीक है. ये हो गया m1, ये हो गया m2. अब नाउ विल अप्लाई द सेम विल डू द FBD एंड विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉस, ठीक है. तो मैंने इसको ले लिया, ये ऐसे रखा हुआ है, इस पर टेंशन, इस डायरेक्शन में टेंशन होगी, बट टेंशन इज़ ऑल इंटरनल फोर्स, सो दैट विल गेट कैंसल आउट. सो इस डायरेक्शन में इसको पुल करने के लिए टेंशन होगी, सो एंड इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी, बट टेंशन विल ऑल्सो बी वेरिंग. सो वी कैन नॉट से इट इज़ जस्ट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वी आर सेइंग इट इज़ अ टेंशन सेम, but this tension will be cancelled out in our final equation, because we will consider this situation, we will consider it as a whole, so tension will be coming out, will be cancelled in the final one. But for the sake of our we can solve it easily, so we are taking it the tension like this, ठीक है. so tension इधर आ गई, friction मेरी maximum इस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्मल ये है, और mg1 इज़ माई नॉर्मल जिससे ये पुश कर रहा है. सेम वे m2g से ये डाउन खींच रहा है, सो वी कैन रिमूव द फ्रिक्शन ऑल्सो. तो मैक्सिमम मेरी ड्राइविंग फोर्स कितनी आ गई जो इसको नीचे पुश कर रही है, दैट इज़ नथिंग बट m2g, और रजिस्टिंग फोर्स मेरी कितनी आ गई जो इसको पुश कर रही है, दैट इज़ माई मैक्सिमम फ्रिक्शन. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. सो एफ मैक्स जो इसको पुश, जो नीचे गिरने से रोक रहा है, एफ मैक्स इज इक्वल टू नथिंग बट माई ड्राइविंग फोर्स, ठीक है.
इट्स माई ड्राइविंग फोर्स। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी मेरी, दिस वन, जितना मास इस पर रखा हुआ है इसका म्यू इंटू m1g, ठीक है। और जितना मेरा हैंग कर रहा है मास, उसकी वजह से ड्राइविंग फोर्स आ रही है, दैट इज m2g। और म्यू मेरा यहाँ से आ गया, जस्ट इक्वेट देम, म्यू आ गया मेरा m2 माइनस m1, ठीक है। नाउ आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ m2 एंड m1। m2 क्या था मेरा, m2 इज माई दिस वन, सो दिस इज नथिंग बट m/l इंटू एक्स, ठीक है। और नीचे वाला मेरा था मेरा m/l l माइनस एक्स, ठीक है। और मेरी x की वैल्यू क्या है, x इज नथिंग बट माई नीटा एल, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x नीटा एल here, and I've just cancel, take the l out and do it. I've got the value of mu as neta divided by 1 minus n, ठीक है। तो मेरे को ये निकालना था, what will the static friction that the chain will not at the point of slipping, just at the point of slipping, okay, that is what we have to find out here, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरे से पूछा है कि दो ब्लॉक्स हैं, दो राउंड वेट्स हैं, ये एक रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। एक रॉड से ऐसे कनेक्टेड है, नॉट द स्ट्रिंग, इट इज़ कनेक्टेड विद द रॉड। और यहाँ पे मेरे को बताना है एंगल थीटा कितना होगा, कि जो मेरा एंगल थीटा कितना होगा कि ये जो मास है दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट स्लिप, ठीक है। कितना एंगल होगा इसका, दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड हियर, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन विद द FPD, ठीक है। पहले M1 पे लगाते हैं। M1 पे क्या आ रहा होगा, एक तो इससे नॉर्मल मिल रहा होगा, एक अपना मास आ रहा होगा, और एक इधर की साइड से इस पे इधर से पुश आ रहा होगा फ्रॉम दिस। सो वी कैन से इट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग वेयर द टेंशन इज ऑलवेज अवे, इट इज़ अ रॉड, सो इट इज़ ऑल्सो पुशिंग दिस, इट इज़ ऑल्सो पुशिंग दिस इन दिस डायरेक्शन। सो एक टेंशन मेरी इधर आ गई विच इज़ फ्रॉम द रॉड, mg मास आ गया, और इधर मेरा नॉर्मल आ गया फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम दिस सरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी फोर्सेस आ गई। आई जस्ट ये टेंशन को मैंने आई जस्ट रिजॉल्व इट इनटू टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से मेरा n1 आ गया इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, और m1g आ गया मेरा टी साइन थीटा, राइट। सब मैं n2 के ऊपर लगाता हूँ। m2 इज माई, इधर इस डायरेक्शन में इस पर टेंशन ऐसे आ रही होगी, ठीक है। एक mg आ रहा होगा, और एक इस पर, बिकॉज द फ्रिक्शन इज हेयर ओनली, दिस सरफेस इज स्मूथ, सो एक इस पर, इसकी टेंडेंसी इधर मूव, बिकॉज इस पर अगर टेंशन इधर आ रही होगी तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर, जो इधर वाला कंपोनेंट होगा इट इज़ ट्राइंग टू पुश दिस m2 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर m2 इस डायरेक्शन में पुश करेगा दैट मीन्स फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो वी कैन से फ्रिक्शन इज दिस डायरेक्शन, एंड फ्रिक्शन इज देयर, टेंशन इज देयर, दिस vertical component and horizontal. Because of this horizontal component we are getting this friction, and from the ground it is getting a normal, ठीक है, mg which is equal to mg। तो we just put the equation, दिस n2 कम्स आउट टू बी ये वाला जो कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, n2 इज इक्वल टू m2g प्लस टी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट। और फ्रिक्शन मेरी कितनी आ गई, दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू n2, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट दिस मिनिमम एंगल, ठीक है। मिनिमम एंगल निकालना है कि जिसपे मेरा फ्रिक्शन जो है, जिसपे मेरा दिस विल नॉट स्लिप, ठीक है। ये मिनिमम फ्रिक्शन निकालना है। सो मिनिमम थीटा के लिए दैट मीन्स विल हैव टू फाइंड आउट दैट मिनिमम थीटा। जैसे मैं अगर थीटा बढ़ाता जाऊँगा तो ऑब्वियसली कॉस थीटा की वैल्यू, अगर मैं थीटा बढ़ाऊँगा यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एंड टी कॉस थीटा, इफ वी टेक टी कॉस थीटा इज माई फ्रिक्शन, ठीक है। ये फ्रिक्शन के बराबर होगी ना, ये इज इक्वल टू दिस। सो इफ आई से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू माई फ्रिक्शन, सो यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा बढ़ाता जाऊँगा तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू तो और कम होती जाएगी। कॉस थीटा अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये तो बस इट विल टेक जस्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन, इट विल नेवर रीच द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो आई हैव टू फाइंड आउट दैट मिनिमम थीटा दैट इट विल टेक द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वो मेरे को मिनिमम थीटा निकालना है, बिकॉज थीटा कम होगा तभी मेरी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी, ठीक है। थीटा बढ़ाता जाऊँगा तो ऑब्वियसली इट विल बी लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो इट कैन टेक दैट वैल्यू टी कॉस थीटा। तो दैट्स वाई इट्स बीन आस्क्ड कि थीटा मिनिमम निकालना है हमने, ठीक है, नॉट द मैक्सिमम। सो थीटा मिनिमम कब आएगा, जब मेरा ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा, म्यू n2 आ जाएगा यहाँ पे, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिट फ्रिक्शन आ जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, टी कॉस थीटा, दैट्स वाई वी पुट इट इक्वल टू म्यू n2, ठीक है। यहाँ पे टी कॉस थीटा म्यू n2 डाल दिया, और n2 मेरा कितना है, n2 इज माई दिस n2, इट इज़ mg प्लस टी साइन थीटा, ठीक है। सो नाउ टी की वैल्यू फ्रॉम हेयर mg बाई जी साइन थीटा, टी की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी। सो n2 मेरा आ गया m1 प्लस m2g, ये मेरा n2 आ गया। और n2 की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे डाल दी, तो मेरा टी कॉस थीटा आ गया म्यू m1 प्लस m2g, यहाँ से मेरा टेन थीटा आ जाएगा। हेयर आई फाइंड आउट द टेन थीटा, दिस साइन थीटा मेरा ये है, वी हैव दिस साइन थीटा हेयर, एंड कॉस थीटा
वाली कंपोनेंट, टी से टी कैंसिल, सो इफ़ आई डू डिवाइड दिस बाय दिस आई हैव गॉट दिस, ठीक है. सो माई टेन थीटा आ गया m1 डिवाइड बाई म्यू m1 प्लस m2. सो दिस विल बी द थीटा आ जाएगा tan इनवर्स. सो दिस थीटा विल बी द मिनिमम थीटा एट दैट पॉइंट, द मास विल नॉट स्लिप, ठीक है. सो दैट्स वाई, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कि हमने यहाँ पे μn2 क्यों लिया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट थीटा मिनिमम, ठीक है. तो सो इसकी वैल्यू, इसकी दी कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन दिस होनी चाहिए, ठीक है. सो ये हमेशा लेस देन दिस होगी. अगर मैं थीटा को बढ़ाता जाऊँगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू तो कम रहेगी. तो मेरे को फाइनल इसकी कुछ इक्वेट वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, μn2 के बराबर. वो कब होगी, जब थीटा मेरा सबसे कम होगा, थीटा छोटा होगा मेरा. बिकॉज थीटा छोटा होगा तभी ये वैल्यू मेरी बढ़ेगी ना, बिकॉज कॉस थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा इज़ लाइक, जब जीरो होता है तब 1 होता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है थीटा वैल्यू कम होती रहती है. सो दैट्स वाई कि जब थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इट विल जस्ट रीच द लिमिटिंग फ्रिक्शन. So that's why we have to find out the theta here, and that's why we equate it with the limiting friction, right? So now we will move on to our next concepts, which is like moving in a stacked blocks, ठीक है. अगर blocks मेरे stacked हैं, like in this situation, अगर 2 blocks stacked हैं, 3 blocks stacked हैं, if they are stacked in this set of situation, and if you are applying a force and there's a friction here in between the surface or between the ground, so those were the cases that we are going to study now. The friction between 2 blocks, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकती है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकती है. वी हैव टू स्टडी मोस्टली द स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन तो सिंपल अपनी सेम वैल्यू ले लेगा, बट जो रियल गेम होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है कि कितनी वैल्यू लेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन अगेन आई एम टेलिंग यू जस्ट थिंक इट ऑफ लाइक अ बैंक, कि उसके पास मैक्सिमम वैल्यू जो भी उसकी μn निकलेगी, ठीक है, दैट विल बी इज मैक्सिमम वैल्यू. इसके अंदर से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन, एज पर द रिक्वायरमेंट कि उसको एक्चुअली हेल्प करना है रिलेटिव मोशन को कम करना है. सो एज पर द रिक्वायरमेंट इट इज़ गोइंग टू गिव द वैल्यू, ठीक है. और वो मैक्सिमम वैल्यू μn ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है. सपोज इसकी रिक्वायरमेंट अगर 10 है और इसके पास अगर 50 है, तो इट कैन गिव द 10 ओनली, ठीक है, 10 दे देगा ये इसको, ठीक है. सो सेम वे यू कैन कंसिडर इट स्टैटिक फ्रिक्शन, μn इज़ माई मैक्सिमम वैल्यू, और इट इज़ गोइंग टू गिव एज पर द रिक्वायरमेंट ओनली. और वो 50 जो है दोनों डायरेक्शन में दे सकता है, ठीक है. अगर किसी को है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में है, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मैक्सिमम अप टू 50 इन दिस डायरेक्शन. अगर रिलेटिव मोशन इन दिस डायरेक्शन में, इट कैन गिव मैक्सिमम अप टू दिस 50 इन दिस डायरेक्शन. विल सी वन क्वेश्चन ऑन दिस एंड देन यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स, व्हाट विल बी द केस इन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है. सो पहला केस देखते हैं हम कि m ब्लॉक है. पहले देखते हैं नीचे वाले के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फिर ऊपर वाले के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फिर हम इनकी एक्सीलेशंस निकालेंगे कि वेदर दे आर मूविंग विद सेम एक्सीलेशन, इफ दे आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सीलेशन, व्हाट विल बी द फोर्स दे मूव विद द सेम एक्सीलेशन. अगर दोनों को सेम एक्सीलेशन से मूव कराना है, फोर्स कितनी होनी चाहिए. अगर डिफरेंट एक्सीलेशन से मूव करा रहे हैं, तो दोस फैक्टर्स वी हैव टू टेक इट आउट, ठीक है. सो अब हमारे पास है कि ब्लॉक m है और छोटा ब्लॉक m उसके ऊपर रखा हुआ है. इन दोनों के बीच में जो मेरे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक μs है, काइनेटिक μk है. काइनेटिक आएगा जब ये ब्लॉक ऊपर वाला स्लाइड करेगा. अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा तो μs आएगा. तो पहले वी हैव टू चेक द स्लाइडिंग सिचुएशन ऑल्सो. नीचे वाला ब्लॉक स्मूथ है, ठीक है. अब हमें निकालना है एफ मैक्स की वैल्यू के दोनों साथ में मूव करें, ठीक है. और व्हेन एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, अगर एफ मैक्स की वैल्यू के मतलब 0 से एफ मैक्स तक इट विल गो टुगेदर, और अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन एफ मैक्स हो जाए तो उसकी एक्सेलेरेशन दोनों की, ये ऊपर स्लाइड करने लगेगा इसके ऊपर. सो तब उस केस में दोनों की एक्सेलेरेशन क्या है. और जब दोनों साथ मूव कर रहे होंगे, इट विल बी लाइक अ सिस्टम, सो इट विल मूव विद द सेम एक्सेलेरेशन. और जब स्लाइड करने लगेंगे, बिकॉज जब आपस में, जब इनके बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, देन वी कैन से कि there is a different acceleration. So now we'll study, okay, first we'll find out if both the block move together, so there will not be any sliding, there will be a static friction between them. So we cannot say the static friction will be the maximum friction, or it can take any value between 0 to maximum friction, ठीक है. So now we say both block move together, no sliding, ठीक है. friction is static and the friction is self adjusting, it can take the value from 0 to μsn, कोई भी वैल्यू ले सकता है. We cannot put the value के इसके बीच में static friction μsn ही है. can take any value from 0 to μsn. so बैंक के पास समझ लो इतना पैसा है, और as per the requirement it is going to give, ठीक है. so now case 1 देखते हैं हम लोग. we are going to see case 1 कि जब दोनों साथ मूव कर रहे हैं with same acceleration, ठीक है. so now
इस नीचे वाले ब्लॉक को देखते हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर से कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, बट इट इज़ हैविंग अ फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन बिकॉज रिलेटिव मोशन इसका इधर है, सो इट विल गेट अ फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, कैपिटल एम एम, और स्मॉल एम के ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली इट विल स्टार्ट मूविंग, अदरवाइज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन एम, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली इट विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन एज कैपिटल एम। ठीक है, सो हमने एफ बनाया, स्मॉल एम जी इसका नीचे, इसको नीचे से नॉर्मल मिल रहा होगा विच इज़ इक्वल टू एन इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे इस पर फ्रिक्शन आ रहा होगा मेरा एफ। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू, इट मे इक्वल टू म्यू एन जी, इट मे नॉट इक्वल टू म्यू एम जी, अगर इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा तब म्यू इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू एन होगा। ठीक है, अभी ये क्या है, एफ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है बस यहाँ पे, इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू म्यू एन, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन इसका ये है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इट इज स्टार्टेड मूविंग विद दिस एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन क्या है मेरा, इफ़ यू टेक इट एज अ कंप्लीट सिस्टम, तो दोनों सेम मूव कर रहे हैं, तो एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, दिस माई एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये मेरा एक्सेलेरेशन आ गया। नाउ दिस फ्रिक्शन जो मेरा यहाँ पे आया है, दैट शुड बी लेस देन म्यू एन, म्यू एस एन, इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए ना, टू गेट, बिकॉज माई फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू दिस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो दिस इनइक्वालिटी लगाई हमने, यहाँ पे फ्रिक्शन मेरी कितनी आ गई, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू एम इंटू ए, दिस फ्रिक्शन की वजह से ही दिस इज मूविंग विद दिस एक्सेलेरेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलेरेशन हेयर, सो यहाँ पे आ गया एम इंटू एफ डिवाइडेड एम प्लस एम। ठीक है, और आई हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो यहाँ से मेरा एफ का टर्म आ गया, एंड एम से एम कैंसिल, म्यू एस एम जी रख दिया मैंने, और यहाँ से मेरा एफ की वैल्यू आ गई दिस, एफ शुड बी लेस देन दिस वैल्यू, देन ओनली दे विल मूव टुगेदर। अगर एफ की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी म्यू एस एम प्लस एम जी से, देन दे विल बी मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, बिकॉज इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी, सो मैक्सिमम ये, अगर एफ़ की वैल्यू सपोज यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है मेरी टोटल, अगर इफ़ आई टेक 30 सपोज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो अगर एफ़ की वैल्यू मेरी यहाँ पे कुछ, सपोज आई हैव अ वैल्यू ऑफ 100 हेयर, एंड इफ़ इट इज़ हैविंग अ 10 एज अ फ्रिक्शन, एंड इट इज़ अप्लाइंग 10 एफ हेयर, इट इज़ अप्लाइंग अ 10 फ्रिक्शन हेयर। ठीक है, 10 इधर पीछे लग रही है और ये 100 से मूव कर रहा है, सो वी कैन से इन दिस सिचुएशन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, एंड वी कैन से बोथ कैन मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। और अगर मेरी फोर्स की वैल्यू इतनी हो जाए, फोर्स की वैल्यू मेरी इतनी बढ़ जाए कि इट इज़ स्टार्टेड मूविंग फास्टर देन दिस, ये जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी, दैट कैन बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, इट इज़ अप टू दिस मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन, दैट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन इट कैन गेट इट ना, म्यू एस एन डिवाइडेड बाई एम, इट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन इट कैन हैव। बट जो नीचे वाला ब्लॉक है, इट कैन हैव एनी फ्रिक्शन ना, अगर मैं एफ की, सॉरी एक्सेलरेशन, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एफ, एक्सेलरेशन मेरा बढ़ता जाएगा, इट कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और बट इसकी जो ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है, म्यू एस एन, और एक बार अगर स्लाइडिंग होने लगा तो इसकी मैक्सिमम हो जाएगी म्यू के एन, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं जाएगा, तो इतनी ही एक्सेलरेशन इसका डिवाइड बाय एम करूँ तो इतना ही इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ऊपर वाले का, इससे ऊपर एक्सेलरेशन इसका आ ही नहीं सकता। ठीक है, सो इसकी लिमिट हो गई एक्सेलरेशन, बट नीचे वाला कैन मूव एट विद एनी एक्सेलरेशन बिकॉज एफ इज़ देयर। ठीक है, सो अप टू सर्टेन पॉइंट ये दोनों साथ साथ मूव कर लेंगे विद सेम एक्सेलरेशन, जैसे जैसे मैं एफ बढ़ाता जाऊँगा, अगर इससे मैंने ज़्यादा वैल्यू कर दी, सो इट विल मूव फास्टर एंड इट विल स्लो डाउन, तब उस केस में, देन इन दैट केस वी विल बी हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ एक्सेलरेशन। सो केस 2 देखते हैं, जब एफ की वैल्यू मेरी मोर देन दिस वैल्यू आ गई। ठीक है, जब एफ की वैल्यू मेरी मोर देन दिस वैल्यू आ गई, सो एफ की वैल्यू मोर देन दिस आ गई, तो एफ माइनस एफ की यहाँ पे मैं लिमिटिंग वैल्यू रख सकता हूँ, एफ माइनस म्यू के एन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन अब आ गई डेवलप, एफ माइनस म्यू के एन, अब ये मूव कर रहा होगा ए टू से, और ये मूव कर रहा होगा म्यू के, ये सेम अपना मैक्सिमम अपनी उससे मूव कर रहा होगा, दैट इज़ म्यू के एम जी म्यू के एन डिवाइडेड बाई एम, that will be its maximum, m से m cancel, so it will be moving with mu kg। ठीक है, so ऊपर वाला mu kg से और नीचे वाला f minus mu kn into m। ठीक है, that is how it has been moving। so in this we have presented a1 a2 different उससे मूव कर रहे हैं, राइट। अब यही फोर्स मैं ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगाता हूँ, if I apply the same force in the above box। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं वाली फोर्स, अब इसके ऊपर लगाया, सो इसकी टेंडेंसी ऊपर वाले की इधर मूव करने के, ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन इधर आएगी, अब ये फ्रिक्शन की वजह से ही नीचे वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा। सो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एक लिमिटिंग रेंज ऑफ
एक्सेलरेशन आ गई, बस इतने तक ही ये एक्सेलरेट हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर वाला ब्लॉक फास्ट मूव करने लगेगा, नीचे वाला ब्लॉक फिर भी अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ही मूव कर सकता है। वो कितनी आएगी कि फ्रिक्शन एफ मैक्स डिवाइडेड बाय एम, इतनी ही से ही नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता नीचे वाला ब्लॉक, बिकॉज नीचे वाला ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट टू मूव बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देम। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट विल कंसिडर वी हैव टू फाइंड आउट द एफ मैक्स के दोनों सिस्टम साथ मूव करें। ठीक है, सो सेम वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड। और एफ मैक्स की वैल्यू अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगी देन ऑब्वियसली इट विल मूव फास्टर, इसकी A1 हो जाएगी, ये A2 हो जाएगी, ये अपनी A2 कांस्टेंट से मूव करेगा, दैट विल बी कांस्टेंट, और ये A1 विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, बिकॉज एफ इज़ इंक्रीजिंग सो द एम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। बट ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, सपोज एम का जो है ना अप टू जब तक मेरी फोर्स जो है इस पे म्यू के एन तक इसकी एक्सेलेरेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, दोनों साथ साथ मूव करते जाएंगे। इसके बाद इसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, दिस इज़ m1, और ये इनिशियली दोनों साथ साथ चल रहे हैं और इसकी एक्सेलेरेशन फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये A2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पहले साथ साथ मूव करेगा यहाँ तक जब तक कि दोनों की जब ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं हो जाता। उसके बाद M1 ब्लॉक जो होगा, सॉरी नीचे वाला ब्लॉक मैक्सिमम M वाला जो ब्लॉक होगा ये सेम अपनी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करता रहेगा। जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा उसकी एक्सेलेरेशन बढ़ती जाएगी, इट विल कीप ऑन एक्सेलेटिंग विद सम A2 एक्सेलेरेशन। ओके, दैट विल बी काइंड ऑफ अ ग्राफ। सो विल स्टडी इफ द सिस्टम मूव्स टुगेदर, अगर ये फोर्स इतनी है कि सिस्टम मूव्स टुगेदर, सो वी कैन से F डिवाइडेड बाय M प्लस M। ठीक है, नाउ विल अप्लाई द सेम थिंग, ऊपर वाले के ऊपर F, पीछे फ्रिक्शन, नीचे वाला F। सो नीचे वाला वैसे F इजिकल टू जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगी F इजिकल टू इट्स इज मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली दिस मास इज मूविंग, सो F वी कैन राइट ma, F की वैल्यू M A की वैल्यू डाल दी मैंने, F डिवाइडेड बाय दैट शुड बी लेस देन दिस म्यू एस इंटू एन, इसकी वैल्यू जो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम, इस सरफेस के बीच में दोनों के बीच में जो मैक्सिमम मेरा फ्रिक्शन है दैट इज़ म्यू एस एन, उससे कम ही होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एन हेयर, एन की वैल्यू मैंने डाल दी म्यू एम जी, एंड वी इक्वेटेड एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ एफ एस म्यू एस एम प्लस एम बाई एम। ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ माई फोर्स। अगर इससे कम फोर्स रहेगी देन दे बोथ मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, सो वी कैन से दे बोथ मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। और उसके बाद जो कैपिटल M मेरा ये रहेगा और स्मॉल m मेरा ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, दिस माई स्मॉल m की एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स के साथ अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आएगा दैट इज़ द पॉइंट ऑफ म्यू एन, जब मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगी F लिमिटिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि F की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, F की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ गई मेरी, अब इसकी F की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, दैट मीन्स दिस ऊपर वाला ब्लॉक अब तेज रफ्तार पकड़ लेगा, तेज भागना लगेगा। नीचे वाले ब्लॉक तो अपना मैक्सिमम बस जितना उस पर फ्रिक्शन है उतना ही भागेगा। अब नीचे वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया, नीचे वाले ब्लॉक पे इसको मैक्सिमम प्रोवाइड कर दिया। सपोज ये बैंक है, इसके पास 50 रुपीज़ है तो इसने इसको मैक्सिमम 50 रुपीज़ ही दे दिया। अब ये 50 रुपीज़ से जितना खर्च करेगा करेगा। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही दे सकता है बैंक, बट ऊपर वाले के ऊपर अनलिमिटेड सप्लाई है, सो इट विल कीप ऑन स्पेंडिंग। ठीक है, जो नीचे वाले के ऊपर F फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ गई, सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ हैविंग डिफरेंट, नाउ इन द सेकंड केस इट विल बी हैविंग M इंटू A2। यहाँ पे कितना आ गया, मैक्सिमम म्यू के mg डाल दिया मैंने, बिकॉज इट विल टेक द मैक्सिमम फ्रिक्शन के साथ मूव कर रहा है, बिकॉज नाउ द ब्लॉक आर स्लाइडिंग के केस में माई काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम, नाउ दिस विल बी माई ma2, यहाँ से A2 आ गया मेरा, दिस वैल्यू m बाई एम डिवाइड बाई m बाई एम म्यू के जी। सेम वे जो स्मॉल m है दैट विल बी मूविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन mu k g, because friction is now the sliding is happening, so we'll apply the kinetic friction mu k mg is equal to ma1, यहाँ से मेरी a1 की वैल्यू this, okay, right? So this is my the value of f, how it varies if you block the upper block and the lower block. ठीक है, so now we'll see question. so ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ लाइक जैसे ये बैंक है। ठीक है, बैंक के पास सपोज 100 रुपये हैं, इट कैन गिव टू 2 पीपल A एंड B, तो जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी ना बैंक इज़ गोइंग टू गिव। अगर B सेल्फ सफिशिएंट है तो B को नहीं मिलेगी। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव देखा जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना रिलेटिव डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को कम किया जाएगा थ्रू द बैंक। पहले अगर सपोज इसके पास मेरा 0 है और इसके पास 100 है पहले से ही, तो ऑब्वियसली बैंक इज़ गोइंग टू हेल्प B फर्स्ट,
बिकॉज इसके पास कुछ भी नहीं है टू स्पेंड, तो बैंक इज़ गोइंग टू हेल्प जी। एक पॉइंट आएगा जब दोनों सेम दोनों के पास सेम आ जाएगा, ठीक है, उस केस में बैंक किसी को हेल्प नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे भी 100 आ गया और यहाँ पे भी 100 आ गया, तो इस केस में बैंक किसी को हेल्प नहीं करेगा। अब इस केस में क्या हो गया ना, अब यहाँ पे ये ए का 100 ही रहा और बी यहाँ पे 150 पहुँच गया, ठीक है, बी 150 पहुँच गया। जब बी 150 पहुँच गया तो नाउ बी विल स्टार्ट हेल्पिंग ए, ठीक है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन के फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को देखता है कि किस रिलेटिव मोशन किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पहले उसको स्टॉप करेगा अपने मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है। अगर ये 100 है तो ये 100 मैक्सिमम दे सकता है, अगर 50 की रिक्वायरमेंट होगी 50 देगा, 30 की रिक्वायरमेंट होगी 30 देगा। सपोज ए और बी के बीच में पहले ये मेरा बैंक हो गया, तो ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। तो बैंक कैन गिव 100 रुपीज़, ठीक है। पहले इसके पास है मेरे 100 रुपीज़, इसके पास है 0, तो इक्वेट करने के लिए पहले बैंक इसको पूरे के पूरे 100 दे सकता है। दैट मीन्स पूरी की पूरी फ्रिक्शन के साथ इसको हेल्प कर दिया, ठीक है। यू कैन सी इट इज़ रिलेटिवली, इनके बीच में रिलेटिव डिफरेंस 100 है, तो इसको बैंक ने कम कर दिया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ये बी का पैसा, बी के पास पैसा आ रहा है, बी के पास हो गया यहाँ पे सपोज 50, ठीक है। ए के पास अभी भी 100 है। अब यहाँ पे इनके बीच में रिलेटिव 50 है, तो बी विल गिव 50 टू इट, सो ना यहाँ पे फिर से 50 दे देगा बी से, तो 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी के पास यहाँ पे फिर से सपोज बी के पास यहाँ पे आ गया 100, ठीक है, और यहाँ पे भी ए के पास भी 100 है। अब इन दोनों केस में दे विल नॉट रिक्वायर एनीथिंग, देयर इज़ नो रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन देम, सो बैंक किसी को पैसा नहीं देगा, ना ए को देगा ना बी को, ठीक है। अब सेकंड केस है, अब ये आ गया यहाँ पे, अब ए के पास हो गया 100 और बी के पास आ गया 120। अब बी के पास ज़्यादा हो गया, अब बैंक हेल्प करेगा ए को, अब बैंक देगा इसको 20 टू हेल्प इट आउट, ठीक है। अब बैंक करेगा इसको, अब इसके पास आ गया 200, ठीक है, बी के पास, अब बैंक करेगा ए को हेल्प 100 से, अब इसके पास भी 200 हो गया, ठीक है। अब इसके पास आ गया 210, सो बैंक मैक्सिमम 100 तक हेल्प करेगा, सो इसको 100 हेल्प करके 200 हो गया, ठीक है, समझ आया। सो इस तरीके से ही इस क्वेश्चन में हो रहा है कि हमारे पास दो ब्लॉक दे रखे हैं, नीचे वाला, ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी, इसकी फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम 0 टू सम 500 और 500 न्यूटन तक, ठीक है, 0 टू 500 न्यूटन तक इसकी फोर्स इंक्रीज़ कर रही है। ऊपर वाले की फोर्स कांस्टेंट है 120 न्यूटन, ठीक है। और इनके बीच में जो मेरा काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3, सो दैट मीन्स इट विल डिफाइन अ मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन दिस फ्रिक्शन, बिटवीन दिस सरफेस, कि कितनी मैक्सिमम दे सकता है। वी कैन से इट इज़ काइंड ऑफ अ कि बैंक कितना प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, ठीक है। और मेरे को बताना है कि एफ़ की वैल्यू मेरे धीरे धीरे अगर मैं 0 से इंक्रीज़ करके 500 तक ले जाऊँ, तो उस केस में मेरी डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, ठीक है। तो हर ब्लॉक का हर सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है, आई जस्ट विल जंप इनटू द न्यूमेरिकल पार्ट लेटर ऑन, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दैट इंट्यूटिवली क्या चल रहा होगा इसमें। ये ऊपर एफ लग रही है, तो ऊपर वाला मूव करेगा, नीचे एफ कुछ भी नहीं है, अभी 0 लेके चल रहे हैं, ऊपर वाला मूव करेगा, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पर आगे। दैट मीन्स फ्रिक्शन इज हेल्पिंग द वन विच इज़ नॉट हैविंग द थिंग एनीथिंग। सो पहले इसको हेल्प करेगा, बट इसको हेल्प कितनी कर सकता है, जितना इसके बीच में मेरा फ्रिक्शन है उतना ही ये नीचे वाले को हेल्प करेगा। सो अगर पूरा भी हेल्प करने के बाद ये इतनी पेस नहीं, सपोज इसके पास बैंक 30 रुपये दे सकता है, ऊपर वाले के पास ऑलरेडी 120 है, इसको मैक्सिमम नीचे वाले को 30 मिल सकता है। अभी भी डिफरेंस तो है ही दोनों के बीच में, ठीक है। बैंक तो 30 दे सकता है, बट धीरे धीरे एफ़ ने अपना पैसा जोड़ना शुरू कर दिया, एफ़ के पास आ गया यहाँ पे 90, ठीक है, एफ़ के पास पैसा आ गया यहाँ पे 90। बट इस केस में भी अगर देखा जाए तो बैंक इसको 30 और दे सकता है। सो बैंक ने इसको भी 30 दे के दोनों के सेम कर दी, दोनों की वैल्यू सेम कर दी, एफ़ ने इसको भी 30 दे के, ठीक है, सेम यही बैंक करेगा। अब एफ़ धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, अब एफ़ के पास आ गया मेरा 150, ठीक है, एफ़ के पास आ गया 150। अब एफ़ के पास 150 आ गया, तो अब यहाँ पे भी 120 हो गया, और जब फ्रिक्शन यहाँ पे नीचे वाली साइड में भी 930 लगा होगा इस पर, सो इसके पास सपोज 120 है, दैट इज़ अ कांस्टेंट, ये बढ़ता जा रहा है। सपोज इसके पास 0 है, तो बैंक ने, तो सपोज यहाँ से फ्रिक्शन की वजह से इसको हेल्प करके 30 फॉरवर्ड मिल गया, बट अभी भी दोनों में डिफरेंस है, दोनों के बीच में स्लाइडिंग होती रहेगी, ठीक है, दोनों के बीच में स्लाइडिंग होती रहेगी अभी भी। फिर बैंक इसको कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा होगा। सपोज फ्रिक्शन, आई टेक बैंक एंड सरफेस फ्रिक्शन एज द सेम थिंग। सो सरफेस फ्रिक्शन क्या करेगा यहाँ पे ना, इन दोनों के बीच में पहले नीचे वाले को हेल्प करेगा, फिर अगर नीचे वाला इससे ऊपर तेज हो जाएगा तो ये फिर ऊपर वाले को हेल्प करेगा। जैसे हमने बैंक के केस में देखा ना, पहले जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हेल्प करता है। रिक्वायरमेंट का मतलब कि कौन रिलेटिवली तेज भाग रहा है,
तो जो स्लो भाग रहा है उसको तेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला तेज भाग रहा है, नीचे वाला तो बिल्कुल रेस्ट पे है, कोई नहीं है, तो ये नीचे वाले को हेल्प करेगा। फिर एक पॉइंट पे आएगा जब फोर्स इतनी बढ़ जाएगी तो नीचे वाला तेज भागने लगेगा, तो ये फिर फ्रिक्शन जो है मेरी यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट हेल्पिंग ये, ठीक है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बहुत ही तेज भागने लगेगा, बट बैंक या मेरे पास जो सरफेस है उसके पास तो लिमिटिंग फोर्स है, लिमिटिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, तो उस केस में जो मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा वो ए को उतना मैक्सिमम प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस केस में यही हो रहा है कि मेरा ए और बी है। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल थ्रू द बैंक ओनली। ए एंड बी है, ए के पास 120 है और बी के पास 0 है, ठीक है। तो बैंक ने पहले इसको 30 है, ठीक है, बैंक ने पहले इसको 30 पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है, पूरा का पूरा यूज़ करने के लिए दे दिया। बट अभी भी ये दोनों बराबर नहीं आए, अभी भी डिफरेंट मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास तो 120 है, इसके पास 30 है, ठीक है। और इससे बैंक ने यहाँ से 30 माइनस कर लिया, इसको दे दिया, ठीक है, इससे 30 माइनस कर लिया, इसको दे दिया। तो धीरे धीरे बैंक ने इसको बढ़ा के करने लगे, और बैंक ने एक पॉइंट पे आएगा, बिकॉज इसकी फोर्स इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसकी फोर्स बढ़ती जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों सेम दोनों के पास सेम पैसा होगा, ठीक है। बैंक ने जिसको इतना दिया होगा, सपोज इसको 90 दिया प्लस 30 मिला के इसको इतना हो गया, और इसके पास भी बैंक ने इससे भी 30 ले लिया, इससे भी 30 निकाल लिया बैंक ने, तो इसके पास भी 90 हो गया। सो इन दैट केस I'd say के दे बोथ आर मूविंग, दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर, दे बोथ, सपोज इस केस में 60 + 30 हो गया, इस केस में भी 90 हो गया, बैंक ने निकाल दिया, इस केस में दे बोथ हैव 90 का मतलब हो गया अब दोनों के पास सेम खर्च करने के लिए दोनों सेम खर्च करेंगे। अगर वो दोनों सेम रेट से खर्च कर रहे हैं तो सेम उससे खर्च करेंगे, तो दोनों के यहाँ पे एक्सेलेरेशन सेम हो गई, ठीक है। फिर अब देखा बैंक दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो बैंक कम करना शुरू कर देगा यहाँ पे, तो 30 की जगह बैंक और कम देना शुरू कर देगा, ठीक है। कम करते करते बैंक एक पॉइंट पे आएगा जब दोनों के बीच में रिलेटिव डिफरेंस दोनों के बीच में 0 हो जाएगा, जब दोनों सेम दोनों के पास वेल्थ हो जाएगी। सपोज इसके पास भी 120 हो गई, ए के पास, बी के पास भी 120 हो गई, इन दैट केस बैंक डज नॉट हैव टू गिव एनीथिंग, तो इन दैट केस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 0। अब इसके पास अब क्या होगा ना, नीचे वाले के ऊपर वेल्थ बढ़ती जाएगी, सपोज 150 हो गई, ऊपर वाले के ऊपर वेल्थ सेम 120 ही है। अब बैंक ऊपर वाले को हेल्प करना शुरू कर देगा, ठीक है, वह ऊपर वाले को, बिकॉज इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस पड़ रहा है, नीचे वाले के पास प्लस है, ऊपर वाले के पास कम है, तो बैंक नीचे वाले को हेल्प करेगा जो स्लो है, 120 से इसको 150 करेगा। बट बैंक कितना हेल्प कर सकता है, मैक्सिमम 30, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इसके पास 200 हो गया तो बैंक कैन ओनली हेल्प इट टू 150, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। सो अगेन सेम यही केस हो रहा है हमारा भी इसी केस में भी। सो नीचे वाले के ऊपर मेरी फोर्स जो है 0 to 500 तक बढ़ गई है, और ऊपर वाले के पास मेरी सेम है 120, ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। सपोज नीचे के ऊपर केस 1 ले रहे हैं, जब नीचे मेरी फोर्स F = 0 है, F = 0 आ गई मेरी, तो ऊपर वाला सपोज इफ़ यू टेक इट, इफ़ दे बोथ मूव टुगेदर, ठीक है, मूव टुगेदर करने के लिए वी हैव टू सी इफ दे कुड एबल टू मूव टुगेदर, वेदर दिस फ्रिक्शन इज इनफ टू मेक देम मूव टुगेदर, वी विल हैव टू सी दैट। सो 120 इसके ऊपर टेंडेंसी इधर मूव करने की, फ्रिक्शन इस पे इधर आएगी, इस पे आगे इधर आ जाएगी। अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो दैट मीन ड्राइविंग फोर्स 120, और दोनों के बीच में टोटल कितना मूव कराने के लिए इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है टोटल, इट इज़ इफ आई टेक सपोज टोटल मूव करने के लिए कितने 120 डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी, a प्लस बी हो गया 20 + 10 30, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलेरेशन दोनों की सेम आएगी, ठीक है, इफ़ दे मूव टुगेदर। अब हम देखते हैं कि नीचे वाला अगर 4 से मूव कर रहा है, सो दैट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ F = mb × ab है ना, ये वाली फोर्स। तो वेदर आई एम हैविंग, अगर ये 4 से मूव कर रहा है, ये 4 एक्सेलेरेशन से, उसका मास अगर 20 है तो 80 आ गई। सो वेदर इन दोनों के बीच में 80 लिमिटिंग फ्रिक्शन है भी जो ये प्रोवाइड कर पाएगा, कि बैंक के पास 80 रुपये हैं भी है जो दे पाएगा, ठीक है, दैट वी हैव टू सी। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितना है ये जो हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, म्यू इंटू एन, जो इसका जो पुश कर रहा होगा वेट, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.3, 10 इंटू एन का एम कितना है यहाँ पे 10 × 10, सो मैक्सिमम तो 30 है यहाँ पे। सो दे कैन नॉट मूव टुगेदर, बिकॉज ये जो फ्रिक्शन की वजह से जो इसको पुश मिल रहा होगा यहाँ पे, इट कैन ओनली हेल्प 30, इट कैन नॉट हेल्प मोर देन दिस, सो दे कैन नॉट मूव टुगेदर। अगर F की वैल्यू 0 है, दे कैन नॉट मूव टुगेदर, ठीक है। नाउ दे कैन नॉट मूव टुगेदर बिकॉज मैक्सिमम इट कैन प्रोवाइड 30। सो किस तरीके से मूव करेंगे ये, अगर इसकी वैल्यू 30 है, सो विल अप्लाई द फुल, यहाँ पे ये मूव करेगा
ये मूव करेगा बिकॉज विल गिव इट फुल 30 का 30 पूरा दे दिया इसको सेकेंड वाले ब्लॉक को. सो एम बी इसका वेट कितना 20 इंटू ए बी. सो ये मूव करेगा विथ 1.5 एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में. अब नीचे वाले को ऊपर वाले को देखते हैं ब्लॉक को. ऊपर वाला कैसे मूव करेगा, दिस 120 माइनस पूरे का पूरा इससे एफ लिमिटिंग वापस आ गया बिकॉज स्लाइडिंग हो रही है ना दोनों के बीच में. दोनों साथ तो मूव कर नहीं रहे, स्लाइडिंग हो रही है तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा. सो इन दिस केस इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग इज हैपनिंग. सो वी कैन से कि इन दिस केस द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक बिकॉज स्लाइडिंग इज हैपनिंग, दे आर नॉट मूविंग टुगेदर. तो अब नीचे वाले के फ्रिक्शन ऊपर वाले की देखते हैं, ऊपर वाले की कितनी एक्सीलरेशन आएगी. इट इज़ एफ माइनस एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू एम ए इंटू एक्सीलरेशन. यहाँ से मेरी एक्सीलरेशन आ गई 9 इस डायरेक्शन में. ठीक है, यहाँ पे मेरी एक्सीलरेशन आ गई 9 इस डायरेक्शन में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये अपनी स्पीड पकड़ेगा. दैट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कम होता रहेगा. अब एक पॉइंट पे आके रिलेटिव मोशन कम हो जाएगा कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. अब हम वो फोर्स निकालते हैं किस फोर्स पे जाके ये दोनों, क्योंकि यहाँ से लेकर एफ इजिकल टू 0 से लेकर एफ इजिकल टू दैट फोर्स के व्हेन बोथ मूव टुगेदर. ठीक है, 0 से लेकर उस फोर्स तक व्हेन बोथ मूव टुगेदर हमें वो वाली फोर्स निकालनी है कि इसके बीच में. सो इन दोनों फोर्सेस के बीच में देयर विल बी अ रिलेटिव स्लाइडिंग. अब जब वो वाली फोर्स आ जाएगी मेरी, द फोर्स वेयर दे बोथ मूव टुगेदर, उसके बाद दे विल बिकम स्टेशनरी. उसके बाद दोनों साथ साथ मूव करेंगे फिर ये. ठीक है, दोनों उसके बाद साथ साथ मूव करेंगे. फिर उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी. तब तक इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी. ठीक है, सो बोथ ब्लॉक कांट मूव टुगेदर व्हेन एफ इज इक्वल टू 0, काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम. नाउ विल सी द केस 2 देखते हैं कि एफ इज इंक्रीज टिल ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुगेदर. ठीक है, अब ये ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुगेदर हो गए. अब हम देखते हैं कि किस पोजीशन से वो स्टार्ट मूव करना शुरू कर देंगे. ठीक है, किस पोजीशन से स्टार्ट मूव करना शुरू कर देंगे. दैट मीन्स कि बैंक ने नीचे वाले को पूरा का पूरा हेल्प कर दिया. दैट मीन्स फ्रिक्शन ने पूरा का पूरा नीचे वाले को हेल्प कर दिया. ठीक है, उस केस में देखते हैं हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है. और उस केस में देखते हैं कि बोथ द ब्लॉक्स स्टार्टेड मूविंग टुगेदर. वी हैव टू फाइंड आउट एफ ए एंड बी. ठीक है, सो विल सी के at this point at some certain f they both started moving together. So f at जिस पोजीशन पे स्टार्ट मूविंग टुगेदर करेंगे. सो पहले तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम होगा ना. सपोज ये 120 है और नीचे इसके बीच में सपोज वी कैन से इट इज़ कमिंग 90 एंड इट इज़ 120. अभी दोनों के बीच में 30 मेजर डिफरेंस है. ठीक है, बट द बैंक कैन गिव 30 टू इट. ठीक है, इसको 30 दे सकता है टू मेक इट इक्वल. ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में सपोज 10 हो गया, सपोज इसके बीच में 100 हो गया और ऊपर वाला 120 है. 120, अब इन दोनों के बीच में 20 है गैप. तो अब नाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 20. कम होगा, जैसे जैसे गैप कम होता रहेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होता रहेगा. फिर एक पॉइंट पे आएगा ये 120 रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 120. तो इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगी 0, क्योंकि अब दोनों को देने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर हैं. ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा जब ये 120 हो जाएगा और नीचे वाला कितना हो जाएगा मेरा 150. अब इस पॉइंट पे मेरे को ऊपर वाले को देने की ज़रूरत है बिकॉज रिलेटिव नाउ मोशन इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू हेल्प इट. ठीक है, सो हम देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन पहले इसको हेल्प कर रहा है, फिर धीरे धीरे जब एफ की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू हेल्प द अपर वन. ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको इतना हेल्प किया नीचे वाले को कि दोनों ये साथ मूव करने स्टार्ट कर दिए. ठीक है, मेरे को वो वाली अब एक्सीलरेशन निकालनी है और वो वाली फोर्स निकालनी है कि किस फोर्स के ये दोनों साथ मूव करने शुरू कर दिए. ठीक है, अब हम देखते हैं ये दोनों साथ मूव करेंगे, दोनों की एक्सीलरेशन सेम है. ठीक है, वी टेक बोथ द एक्सीलरेशन है सेम. तो ऊपर वाले की निकालते हैं 120. इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही है मेरी 30. तो 120 माइनस 30 90 और मास मेरा कितना है 1 का, आई थिंक इट इज़ 10. ठीक है, सो जस्ट पुट द वैल्यू है 120 माइनस 30 मास 10 डाला, एक्सीलरेशन आ गई मेरी 9. ठीक है, 9 मेरी एक्सीलरेशन आ गई. अब सेम एक्सीलरेशन से भी यही मूव कर रहा है नीचे वाला. अब मेरे को निकालनी है कि इसी सेम एक्सीलरेशन से ये नीचे वाला मूव कर रहा है, इस पर 30 लग रही है. ठीक है, तो मेरे को इस पर फोर्स निकालनी है, कितनी और फोर्स होगी कि इस पर एफ प्लस एफ से, क्योंकि इस पर फॉरवर्ड एफ लग रही है प्लस एक एफ और आ गई, तो एफ प्लस एफ मैक्स शुड बी इक्वल टू एम बी इंटू 9. सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है ना, सो एम बी इंटू 9. सो एफ प्लस एफ इंटू 20 इसका मास इंटू 9. तो यहाँ पे कितना आ गया 150. सो जब इसकी फोर्स यहाँ पे 150 न्यूटन पहुँच जाएगी तो, और यहाँ पे इस केस में
तब ये दोनों सेम एक्सेलेरेशन से मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो इसने इसको हेल्प कर दिया पूरे एफ मैक्स से। अब धीरे धीरे इसकी फोर्स और बढ़ेगी, इसकी फोर्स बढ़ेगी, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेटिव जो इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलेरेशन कम होता रहेगा, रिलेटिव एक्सेलेरेशन कम होता रहेगा। रिलेटिव एक्सेलेरेशन नहीं, इन दोनों के बीच में जैसे जैसे एफ बढ़ रहा है तो रिलेटिव मोशन कम होता रहेगा। अभी इन दोनों के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है बिकॉज मैक्सिमम रिलेटिव डिफरेंस है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एफ बढ़ता जाएगा ये एफ मैक्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी ना, इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिफरेंस कम होता रहेगा, तो एफ मैक्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, एफ मैक्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा फ्रॉम 32 इट विल गो डाउन टू 0। फिर जैसे ये 0 हो जाएगा, जब दोनों सेम अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस टाइम 30 लग रहा है, ये 30 से पहुंचेगा 0 जब इन दोनों के बीच में, बिकॉज एफ इज़ इंक्रीजिंग, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन रिक्वायरमेंट कम हो रही है रिलेटिव सेपरेशन की, ठीक है। उसके बाद ये 0 से स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच के इट विल स्टार्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग बट इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। अब ये वाले केस में देखते हैं, जो हमने देखा कि 0 से 150 तक फ्रिक्शन इज काइनेटिक, 150 पे पहुंच के द फ्रिक्शन विल बिकम स्टैटिक बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे विल स्टार्ट मूविंग टुगेदर, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे विल स्टार्ट मूविंग टुगेदर एज सुन एज एफ इंक्रीजेस टू 150 बोथ ब्लॉक इन ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुगेदर, बट हियर द फ्रिक्शन इज एफ मैक्स, ठीक है। नाउ केस 3, नाउ एफ कीप ऑन इंक्रीजिंग, एफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है ये, टू मेंटेन मूविंग टुगेदर विद द सेम एक्सेलेरेशन ए एंड बी द फ्रिक्शन विल एडजस्टिंग, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम एफ मैक्स टू 0, ठीक है। मैंने देखा ना, हमने देखा कि एफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है ऑलरेडी। यहाँ पे एफ की वैल्यू मेरी 150 थी, अब ये 180 हो गई, तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट और कम हो गई, यहाँ पे माई रिक्वायरमेंट इज गॉट डिक्रीज्ड। मेरी रिक्वायरमेंट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन को पुश कराने के लिए, अभी क्या था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन तो नीचे वाले को पुश करा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसको पुश क्यों करा रहा था, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट थी। अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है ऑलरेडी, अब ये 150 तक इसकी मैक्सिमम ले लिया इसने स्टैटिक फ्रिक्शन को, अब ये और बढ़ गया 210 हो गया, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन कम रिक्वायर्ड करेगा इसको, तो धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसको जो हेल्प करना शुरू करेगी वो कम करेगी, ठीक है। बिकॉज अब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव गैप है वो कम होता जा रहा है, तो ठीक है, दैट इज व्हाट इज सेइंग कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल गोइंग फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0, ठीक है। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन जो अभी तक 30 इसको हेल्प कर रहा था नीचे वाले को, अभी 30 से 0 हो जाएगा, ठीक है। इफ फ्रिक्शन विल गेट 0, स्टैटिक फ्रिक्शन इन बिटवीन विल गेट 0 बट दे विल स्टिल मूव टुगेदर, ठीक है, अभी भी मूव टुगेदर कर रहे हैं, बट स्टैटिक फ्रिक्शन हम दोनों के बीच में 0 हो गया, ठीक है, बिकॉज इनके बीच में रिलेटिव मोशन इज 0। अब देखते हैं दोनों सेम मूव कर रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से, बट अब मेरे को वो फोर्स निकालनी है कि किस फोर्स तक अब स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा 0 हो रहा है, ठीक है। नाउ विल से कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो गया दोनों के केस में, इस केस में भी 0, अब इसको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा आगे वाले को, अब वो अपनी फोर्स अपनी उससे मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें फ्रिक्शन पहले 30 था दोनों में मैक्सिमम, अब ये इसको हेल्प नहीं कर रहा मूव कराने के लिए, बिकॉज एफ इज़ नाउ इंक्रीज, सो इसको हेल्प नहीं कर रहा, दैट मीन्स यहाँ पे भी इट इज़ नो फ्रिक्शन विल बी देयर बिकॉज बोथ विल बी मूविंग टुगेदर, बिकॉज दोनों अभी स्टैटिक है ना, दोनों अपना सेम फोर्स से, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी एक्सेलेरेशन बी, नाउ वी पुट द स्टैटिक फ्रिक्शन है 0, ठीक है। तो 120 यहाँ पे क्या होगा, 120 माइनस एफ मेरा 0 हो गया, एम ए इज इक्वल टू एम ए इंटू एक्सेलेरेशन है, यहाँ पे मेरी एक्सेलेरेशन आ गई इससे निकल के 12, ठीक है। और यही 12 एक्सेलेरेशन इज विद द ए बी, सो मास इंटू 12 240, सो 150 से 240 तक स्टैटिक फ्रिक्शन विल डिक्रीज फ्रॉम 30 to 0, 30 से 0 पहुँचेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। एट 150 द स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम विच इज़ लिमिटिंग, धीरे धीरे, क्योंकि इसकी वैल्यू धीरे धीरे ये नीचे वाले को हेल्प कर रहा था ना अभी तक, नीचे वाले को हेल्प तब तक करेगा ये जब तक इसकी रिक्वायरमेंट, जब तक गैप बहुत ज़्यादा होगा। अब धीरे धीरे गैप एक पोजीशन पे जाके जब इसने 30 प्रोवाइड कर दिया, तब 30 के बाद इसका गैप इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में गैप कम होना शुरू हो गया, तो अब धीरे धीरे फ्रिक्शन भी कम होनी शुरू हो जाएगी। एक सपोज ए और बी के बीच में गैप ये 30 का है, तो इसने 30 प्रोवाइड कर दिया ए और बी का, ठीक है। अब ये धीरे धीरे बी ऊपर आ रहा है, इसका गैप कम हो रहा है, ये बी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जब बी का गैप कम हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल गोइंग टू डिक्रीज, अब यहाँ पे 15 हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन। एक पॉइंट आएगा जब ए और बी दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, तो इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 0, इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगी। सो दैट इज द पॉइंट कि मेरे को किस फोर्स पे जाके मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो रही है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड इट हियर कि यहाँ पे मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन 0, सो ये एक्सेलेरेशन आ गई इसकी 12, और सेम 12 एक्सेलेरेशन से इट विल बी कीप ऑन मूविंग, सो नाउ इट इज़ 240 फॉर इट, ओके। सो 150 से 240 में स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज फ्रॉम 30 to 0, फोर्स पहले था 150,
इस पर मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, नीचे वाले को पूरी तरीके से हेल्प कर रहा था 30 से। जैसे कि मेरी फोर्स नीचे वाले की 240 हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो गया, ठीक है। अब इसको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर हेल्प, इट इज़ नाउ, सो इट इज़ द केस लाइक दिस, ठीक है। ए है, बी है, इन दोनों के बीच में अभी गैप 30 पहुंच गया था, ठीक है। 30 पहुंचने के बाद तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ हेल्पिंग, ठीक है। फिर ये गैप यहाँ पे ए और बी के बीच में हो गया, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, नाउ द गैप इज़ ना 10, सो फिर से 10, ये गैप हो गया 10 ए और बी के बीच में। सो अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ने बी को हेल्प किया विद 10, ठीक है। यहाँ पे भी अभी फ्रिक्शन देखूँ मैं, स्टैटिक 10 है। अब इस केस में ये हो गया ए और बी, ये दोनों ओवरलैप कर गए, ए एंड बी, ठीक है। अब इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ 0, इस केस में अब बिल्कुल हेल्प नहीं करना। चौथा केस आएगा जब ये बी ऊपर हो जाएगा, बी और ए। अब इस केस में इट इज़ गोइंग टू हेल्प ए, स्टैटिक फ्रिक्शन अब ए को हेल्प करेगा टू ब्रिंग इट क्लोज टू बी। और ये कितना हेल्प कर पाएगा ए को, जब तक ये बी मेरा बी और ए के बीच में गैप 30 नहीं हो जाता। अगर ये 30 गैप हो जाता है ए और बी के बीच में, तो ये ए को इतना हेल्प करेगा ताकि इट विल मेक इट इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखना, आप फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले वो बी को हेल्प कर रहा था नीचे वाले ब्लॉक को, अब नाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प द ए ब्लॉक, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। केस 4, व्हेन एफ नीचे वाली फोर्स इट इज़ फर्दर इंक्रीजेस, नाउ अगर इसकी फोर्स फर्दर इंक्रीज कर रही है, नाउ अब रिलेटिव मोशन क्या होगा कि ये तेज भाग रहा होगा, ये पीछे भाग रहा होगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा, इसको आगे पुश कराएगा फ्रिक्शन, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, ये तेज भाग रहा था, ये स्लो था, ठीक है। ये तेज भाग रहा था तो इस पर फ्रिक्शन, ये तेज भाग रहा था विद 120, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। अब क्या है, नीचे अब जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाला, अब ये आगे भाग रहा है, ठीक है। पहले तक क्या हो रहा था, ये ऊपर वाला आगे भाग रहा था विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। अब क्या हो रहा है केस 4 में, जब मेरी जैसी फोर्स की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करी फ्रॉम मोर देन 240, तो विद रिस्पेक्ट टू ए नीचे वाला ब्लॉक अब तेज भाग रहा है, दैट मीन्स अब इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे आएगा, इसको सपोर्ट करेगा अब स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे हमने केस देखा था ना कि ए और बी में पहले ए ऊपर था, बी ये था, फिर दोनों बराबर हो गए, और फिर अब इसमें बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया। तो यहाँ पे पहले इसको हेल्प कर रहा था, जैसे कहते हैं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन हेल्प कर रहा था, ठीक है। अब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज़ नाउ 0। अब इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन ये बी ऊपर आ गया, ए नीचे रह गया। नाउ इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू हेल्प ए, अब ए को हेल्प करेगा इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द केस हियर, नाउ इट इज़ हेल्पिंग दिस ए, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन चेंज हो गई। नाउ इट इज़ फर्दर गोइंग टू इंक्रीज ए, नाउ विद दिस द ब्लॉक बी स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा और ब्लॉक ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे जाएगा, डायरेक्शन रिवर्सेस। नाउ द बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर जब तक ये 30 न्यूटन तक पूरा प्रोवाइड नहीं कर देता। स्टैटिक फ्रिक्शन के पास कितनी कैपेसिटी है, 0 से 30 देने की, सो इसको अब तो 30 तक ये प्रोवाइड हेल्प कर दे, सो अप टू तो 120 + 30 अप टू 30 तक इसको हेल्प करेगा कि वो कितना मूव कर पाएगा ये, ठीक है। तो 120 + 30 किया मैंने, इसको 30 हेल्प कर दिया, डिवाइड बाय 10, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक इसको हेल्प करेगा। इसकी एक्सेलेरेशन 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नाउ नीचे वाला भी 15 से मूव कर रहा है बिकॉज दे आर बोथ मूविंग टुगेदर। नीचे वाला भी जब 15 से मूव कर रहा है तो नीचे वाले पे मैक्सिमम फोर्स आएगी मेरी दिस, इस पर पीछे फ्रिक्शन लग रही है, तो आई विल अप्लाई एफ माइनस दिस एफ माइनस एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एफ बी ए बी। ए बी क्या है मेरा 30, सॉरी हाँ ए बी मेरा 15 है, तो 15 × 20 + 30, यहाँ पे मेरी आ गई फोर्स 330 न्यूटन। सो अप टू 330 न्यूटन they both will move together with the reverse in the static friction direction। जो पहले static friction की डायरेक्शन थी उससे रिवर्स होके अब इस पे अपोजिट पूरी लग रही है। पहले क्या था, ए पे पूरी अपोजिट लग रही थी, पहले स्टार्ट हुआ था ए पे पूरी 30 लगने से, ठीक है, पूरी अपोजिट 30 लग रही थी, और बी को पूरी हेल्प कर रहा था +30 दे रहा था, ठीक है। अब ये रिवर्स होके क्या हुआ, ए को भी 0 हो गई और बी को भी 0 हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन। अब रिवर्स होके क्या हो गया, ए को 30 पूरी दे रहा है और बी को -30 दे रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द केस। अब ये ए को पूरी हेल्प कर रहा है +30 से, तो यहाँ पे +30 आ गया। सो इस पूरे केस में इट विल बी अ मूव टुगेदर ऑपरेशन, दोनों ए और बी साथ में मूव कर रहे होंगे। तो मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन आ गई मेरी, मैक्सिमम कितनी फोर्स आ गई एफ पे, अप टू दिस पॉइंट दे बोथ मूव टुगेदर 330 यहाँ पे आ गए। अब अगर एफ इससे ज़्यादा हो गया, अब फ्रिक्शन इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता, ऊपर वाले को हेल्प कर ही नहीं सकता फ्रिक्शन इससे ज़्यादा, तो दैट मीन्स नाउ द स्लाइडिंग इज गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दे बोथ स्लाइड ऑन ईच अदर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ वी से कि मोर देन दिस देर विल बी स्लिपिंग, नाउ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू कम, ठीक है। सो 240 से 350 के बीच में एफ एस गॉट रिवर्स्ड,
नाउ इट गॉट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 30, ठीक है, इन, बट इट इज़ नाउ गोइंग टू हेल्प ए. सो बोथ ए एंड बी अप टू 12 से 15 एक्सेलरेशन पहुंच गया. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद जो होगा मेरा, अगर मेरी फोर्स 330 से ज़्यादा हो गई, देन इट विल स्टार्ट स्लिपिंग, राइट. So that was quite an interesting question to understand the peculiar nature of static friction. So just go through this question. It is really interesting, and just visualize कि static friction is like helping whosoever is running behind. ठीक है, जो पीछे रह रहा है उसको हेल्प कर रहा है वो. अगर पहले बी पीछे रह रहा था तो जितना बैंक कर हेल्प कर सकता है, दैट मीन्स कि जितना उसके पास फ्रिक्शन है उतना ही हेल्प कर सकता है बैंक. ठीक है, उतना ही वो इसके बीच में फ्रिक्शन कितना हेल्प कर सकता है, जितना इनके बीच में मैक्सिमम स्टैटिक मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है उतना ही हेल्प कर पाएगा. तो पहले बी पीछे चल रहा था तो बी को हेल्प किया, पहले स्टार्ट किया 30 से पूरा हेल्प करना, फिर 30 से कम हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ, 10 हुआ, फिर 0 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर बराबर आ गए. अब क्या है, बी बढ़ने लगा, ए कम होने लगा, तो अब वो ए को हेल्प करेगा. ए को कैसे हेल्प करेगा, पहले 1 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 10 करेगा, फिर 15 करेगा, फिर 30 तक मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा. अगर बी उससे भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो वो मैक्सिमम 30 प्रोवाइड करेगा ए को, और उसके बाद नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. सो दैट विल बी द केस. So that's how the static friction is going to work in this case, right? That's how the static friction is going to work in this case, right? So we'll take a so आज के लिए इतना है. We have studied what we have thought of. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा I think we will do some more questions on this block stacked together. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में it will be our lot of question based lecture will be there. तो मेरे ख्याल से टॉपिक हमारे सारे हो गए. बस एक टॉपिक हमारा रह गया कि फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग. उस केस में हमारा एक टॉपिक रह गया कि व्हाट विल द फ्रिक्शन व्हेन यू वॉक एंड ऑल. उसको छोड़ के बाकी हमारा फ्रिक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया. एंड देन वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस नाउ. इसके बाद हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस लगाएंगे टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं. आज हमने क्या देखा. So we have seen the friction in the connected bodies. अगर bodies connected हैं तो how the static friction and kinetic friction is working on. Kinetic friction is quite easy, slide कर रहा है, simple kinetic friction you can लगा दो. अगर rest पे है then you have to see कि कितना हेल्प करेगा, और वो हेल्प उतना ही करेगा जितना आप रिक्वायर करोगे. ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही हेल्प करेगा. ये नहीं है कि अगर बीच में मेरा फ्रिक्शन अगर 100 है तो मैं पूरी की पूरी 100 दे देगा. वो आप जितनी डिमांड करोगे उससे उतना वो स्टैटिक फ्रिक्शन देगा. ठीक है, अगर आपने डिमांड करी 10 की तो उतनी डिमांड उतना ही आपको मिलेगा. आपने डिमांड करी 30 की उतना मिलेगा. आपने डिमांड करी 100 उतना मिलेगा. आपने डिमांड करी 150 तब भी 100 मिलेगा. दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये क्वेश्चन देखा था हमने. देयर ऑल्सो वी हैव सीन कि कितनी डिमांड आ रही है मेरी. सेम वही we have seen कि टेंशन निकाली. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मल्टीपल केसेस इज बिन बिल्ड अप हेयर. केस के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी, एंड वी हैव सीन मल्टीपल केसेस हेयर. सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. ठीक है, देन यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव सीन के हाउ व्हेन बोथ द ब्लॉक्स, इन दोनों के ऊपर डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी है, तो व्हाट विल बी द टेंशन ऑन दिस. एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट थ्रू के दोनों के ऊपर अगर स्टैटिक फ्रिक्शन हो, एक के ऊपर लिमिटिंग है और एक के ऊपर स्टैटिक है, अगर एक के ऊपर स्टैटिक है दूसरे के ऊपर लिमिटिंग है. सो वी हैव अप्लाइड ऑल दोज केसेस एंड वी हैव कंक्लूडेड कि देयर इज़ वन केस विच इज़ पॉसिबल विच इज़ वी हैव डिस्कस्ड हियर. उसके बाद हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा था कि बॉडीज़ connected with this roller and it is moving and we have to find out when it's going to get stopped. फिर हमने वाला क्वेश्चन देखा था when two bodies are moving with the contact, कि अगर contact lose हो जाए तो what will be their acceleration, separate acceleration. अगर contact दोनों साथ में चल रहे हैं तो what will be their acceleration. ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन देखा था हमने, एंगल ऑफ रिपोज यूज़ हो रहा था हमारा यहाँ पे कि एंड वी हैव सीन कि ये ब्लॉक को स्लाइड करने से रोकना है. वी पुट वन मोर ब्लॉक ओवर इट. सो वी हैव सीन इट. नेक्स्ट वी हैव सीन कि एक बीड मूव कर रहा है along with this rod, और ये नीचे मेरा ब्लॉक है, मेरा एक्सेलेरेशन, मेरा जो कार्ट है, इट इज़ मूविंग विद दिस एक्सेलेरेशन. सो दिस केस वी हैव सीन. देन वी हैव सीन दिस चेन केस कि यहाँ पे चेन कुछ लटकी हुई है, और ये जो लटकना वाला मास है ये ऊपर जो टेबल के ऊपर मास रखा हुआ है इसने रोका हुआ है. एंड ये रोका कैसे हुआ है कि इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है कि इस पॉइंट के बाद अगर कुछ और वेट हमारा हैंग कर जाए तो ये गिर जाएगी. तो ये मेरे को इसके मैक्सिमम वेट से इक्वेट करनी थी इसकी फ्रिक्शन. ठीक है, इस केस में रॉड के साथ मेरा दो ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है और मेरे को बोल रखा है ये वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है. तो इस केस में वी हैव सीन कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड वी हैव सीन वाई वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा मिनिमम, कि वाई द थीटा मिनिमम इज बीन रिलेटेड विद लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सीन द फ्रिक्शन ऑन टू ब्लॉक्स, के दो ब्लॉक अगर स्टैक्ड अप हैं और मैं नीचे वाले ब्लॉक को अगर पुश कर रहा हूँ तो
how the how the acceleration will be on upper block and the lower block. That is what we have seen in this question. Same way अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक को अगर पुश कर रहा हूँ तो how the acceleration will be there अगर दोनों साथ में मूव करेंगे और दोनों सेपरेटली मूव करेंगे अगर there is a relative sliding, तो कब स्लाइड मूव करना, कब रिलेटिव स्लाइडिंग होगी on the basis of the friction, on the basis of the force on them. Then we have seen an interesting question here कि यहाँ पे it is like covering maximum concepts of static friction. यहाँ पे static friction is first in one direction and starting from maximum to zero, and then it's going to other direction from zero to maximum. So that is quite an interesting case. So just go through this case. बहुत अच्छा केस है ये. So just go through this case. Okay, we have seen 5 things. पहले it is going to, static friction is going to help A, ठीक है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ गोइंग टू हेल्प बी जो कि वीक है, जिसका मोशन अभी स्लो है, इसको हेल्प करेगा पूरी हेल्प करेगा मैक्सिमम से. फिर धीरे धीरे ये अपना मोशन अगर बी का स्टार्ट हो गया तो वो धीरे धीरे अपना हेल्प कम करता रहेगा. और फिर उसके बाद अगर ये बी बढ़ जाएगा ए से ज़्यादा तो ये ए को हेल्प करना स्टार्ट करेगा, और जितना जितना ये बी बढ़ता जाएगा उसी के सेम पे ए को हेल्प करता रहेगा, और एक लेवल के बाद जाके अपना मैक्सिमम ए को प्रोवाइड कर देगा, और उसके बाद there will be a relative sliding. So this is a case of starting with relative sliding, going into the static mode, and then in the static mode there are 3 phases. One is maximum static mode, one is zero static mode, and then is maximum static mode on the other direction, and then it is going to on a sliding on the sliding again. So that is quite an interesting question. Just go through that. So if you want to understand the friction overall, just go through this question again. So that's all for today. I think we have done for today. We'll meet up in the next lecture. So all right, thank you.